बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूँ ईशा अदनान और जुनैद आज हमारे साथ मौजूद नहीं है किसी अपनी मसरूफियत की वजह से, सो वो हमें कल से ज्वाइन करेंगे। बहुत सारी गर्मा गर्म खबरें मौजूद हैं हमारे पास और जिस तरह से मौसम भी खासा गर्म चल रहा है, लेकिन हम गर्म मौसम की बात तो करते हैं, सियासत का पारा जो है वो भी हाई जा रहा है और बहुत सी नई नई तब्दीलियाँ रूनुमा होती हुई नज़र आ रही हैं। PTI को जनाब एक बड़ी जो जीत कह सकते हैं वो मिलने जा रही है। PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती जजेस ने। तहरीक इंसाफ के जो मखसूस जो फैसला था नशिस्तों का, उसके ऊपर उन्होंने ये फैसला सुनाया है, बल्कि तहरीरी फैसला जारी किया है जिसमें 2 जजेस ने इख्तलाफ भी रखा है, अपना इख्तलाफी नोट भी उनकी जानिब से आया है। लेकिन बाकी के जो 8 जजेस हैं उन्होंने PTI के हक में ये फैसला जारी किया है। उन्होंने कहा है कि PTI कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है और मखसूस नशिस्तों से मुतालिक केस का 70 सफ़ात पर यह मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जो है वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने तहरीर किया है। इसके ऊपर हम तफसीली बात करेंगे। हमारे मेहमान जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सैयद यावर अब्बास, रहनुमा PTI, बहुत शुक्रिया। यावर अब्बास साहब, आपका वेलकम टू शो कहेंगे आपको। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा PTI को के लिए ये कितनी खुशाइन बात है कि एक तहरीरी फैसला जो है उनके हक में आता हुआ नजर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वाजिल फरजहुम। देखिए, फैसला खुशाइन जमहूर के लिए है, जमहूरियत के लिए है, क्योंकि आप अपना आइन पढ़ें और उसके अंदर आप अगर देखें ना, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हर पार्टी के मुताबिक उनको ये रिजर्व सीट्स मिलती हैं जो 60 औरतों की हैं और 10 हमारे गैर मुस्लिम बहन भाइयों के लिए हैं। हमें ये बात को जरूर देखना चाहिए, अगर हम लोगों ने किसी फर्द वाहिद को कामयाब करना है या हमने जमहूर को कामयाब करना है, क्योंकि जो हालात पिछले 2-2.5 साल में नजर आ रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फर्द वाहिद को, एक वाहिद पार्टी को या एक चंद पार्टियों को जिनका एक इज्तिमा इकट्ठा हो गया है, उन लोगों ने मिलकर एक फर्द वाहिद को हराने की पूरी कोशिश की और हर चीज को उल्टा सीधा किया सिर्फ इमरान खान को हराने के लिए। लेकिन अल्लाह पाक देखें हक है, देखें पुरुमीद तो हम हैं, हमें अल्लाह पाक के घर इंसाफ की तवक्को हर किसी को रहनी भी चाहिए। हमारी अदालतें क्या करती हैं ये क्या कल जवाब देंगी, क्योंकि देखें बहैसियत मुसलमान हमें जितना जितना ओहदा मिलता है, जैसे आप अभी एंकरिंग कर रही हैं वहां पे, मैं यहाँ पे बैठ के जवाब दे रहा हूँ, मैं अपने हर लफ्ज का, आप अपनी एंकरिंग की कल रोजे मैशर जवाबदेह होंगे कि आपने किस तरीके से किया, इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए आपने क्या किया। तो हम लोगों ने अपनी कब्र में, हशर में हमने जवाब देना है। तो इसी तरीके से हमारे जजेस ने जवाब देना है कि वो कहते हैं बदबख्त तरीन वो इंसान है, पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, बदबख्त तरीन वो इंसान है जो अदालत बेचे, चाहे प्रेशर में आके, चाहे दौलत के एवज, चाहे ओहदे के एवज, चाहे एक्सटेंशन के एवज, जिस तरीके से भी अपने अदालत बेचेगा, वो पाक नबी कहते हैं कि वो बदबख्त तरीन है। और ये मुतफक्का अलैह एक रिवायत है कि हर कोई मानता है इस बात को। तो अदालत इतनी इंपॉर्टेंट चीज है कि हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि कुफर का निजाम तो यावर साहब, इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी बड़ी तनकीद की गई है। इलेक्शन अदालत की तवक्को जी जी सर, इलेक्शन कमीशन के बारे में भी तनकीद की गई है। इलेक्शन कमीशन को भी कहा गया कि वो किसी एक पार्टी के लिए जो है वो फैसला कर रहे थे, किसी एक पार्टी के साथ होकर वो लड़ रहे थे, उन्हें आइन का या उन्हें जो जमहूरियत का ख्याल रखते हुए लड़ना चाहिए था। और इसमें अवाम जो स्टेक होल्डर है वो अवाम है, तो अवाम का मैंडेट जो है वो अवाम के जो वोट हैं, वो जिसको अवाम ने डाले हैं वो PTI की जमात के लोग हैं। क्योंकि हालांकि ये भी कहा गया था कि जी क्योंकि पहले निशान जारी नहीं किया गया, उन्होंने अपनी क्लैरिटी नहीं दी थी कि वो किस जमात के साथ हैं। तो जजेस ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कल के फैसले में कि अगर हम देखें तो आज़ाद उम्मीदवार को वोट किस तरह से पड़ गए, ये सवाल उठता है कि आज़ाद उम्मीदवार को वोट किस तरह से इतने ज़्यादा मिल गए, किसी ना किसी जमात के साथ तो वो लिंक थे तो उनको वोट पड़े ना। तो अब वो PTI के हक में फैसला जाने के बाद समझते हैं कि दूसरी जमातें जो इसके ऊपर वावेला भी करेंगी, नहीं होने देंगी। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल सीट है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल सीट होती है उसके ऊपर आप अपना वो हल्फ भी उठाते हैं, आप ये बोलते हैं कि मैं अदल व इंसाफ करूंगा। आया एक बच्चे से पता कर लें कि इस मौसूफ ने इंसाफ कहीं भी किया है। और देखें, पाकिस्तान की तारीख में ऐसे लोग आते रहे हैं जो गलत फैसले करते रहे हैं, लेकिन इसके
आने से एक चीज तो कम से कम क्लियर होगी कि बच्चे बच्चे को पता लग गया कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 क्या होता है, किस तरीके से पार्टियों का हक छीना जाता है और किस तरीके से रात को एक कैंडिडेट जब जीता तो सुबह कैसे उसको हराया जाता है। वही फॉर्म 45 और फॉर्म 47 था। तो इसकी इन बद इखलाकी हरकतों की वजह से जो सबसे खूबसूरत बात हुई है कि हमारी आवाम के अंदर अवेयरनेस बढ़ गई है। यही खान साहब का मंशूर था कि आवाम को इतना अवेयर करें कि कोई भी मुल्क दुश्मन, चाहे वो माशरती दहशतगर्द हो, चाहे वो चोर हो, चाहे वो चक्का हो, चाहे वो एक दहशतगर्द हो जो आके तबाही मचाता हो, हर किसी को एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए और बच्चे बच्चे को पता चले ये मेरा हक क्या है, मेरा हक कैसे चोरी किया, किसने किया, क्यों किया। और यही बातें इस इलेक्शन ने बहुत वाजे कर दी है। और हम लोग तो इसलिए खुश है कि हमें पता है कि हम लोगों को कितनी सीटें मिली हैं और ये लोग अपने चेहरे छुपाते हुए घूमते हैं। और ईमानदारी की बात है कि कई जगह बैठ के कहते हैं कि हम फॉर्म 47 वाले किसी का काम क्यों करें, हमें आवाम ने तो नहीं जिताया, हमें तो जिनने जिताया हम उनके हमेशा वो कहते हैं जब तक हम हैं हम गुलाम। ठीक हो गया सर। अब तो कहा गया है कि जो जमातें जिनके जो है वो बता दिया गया है जजेस की जानिब से भी, अदालती फैसले के बाद क्लैरिटी आ गई है कि जिनको इंतखाबी निशान भी इशू नहीं किए गए थे वो लोग भी पीटीआई के लोग हैं और जो ये तमाम मखसूस नशिस्तें थी वो पीटीआई के हक में जाती हैं। तो अब इलेक्शंस के हवाले से भी कह दिया गया है कि वाज़े तौर पर कि एक फेयर इलेक्शन होने चाहिए और आवाम का जो मैंडेट है, आवाम की जो जमहूरियत का हक है उसको ज़ायल नहीं होने देना चाहिए, उसके ऊपर एक इंसाफी और एक बड़ा अच्छा फैसला होना चाहिए। तो आप क्या समझते हैं कि इसे सुबकी का सामना करना पड़ा है नून लीग को इस फैसले के बाद, इस तहरीरी नोट के बाद जो फैसला जो है वो कल देखने में आया? देखें, ये बहुत बड़ा मौका है। जो अपने आप को एक जमहूरी जमात कहता है, एक सियासी जमहूरी जमात कहता है, उनका काम ये है कि उन लोगों ने जो भी किया ना, वो हम लोग कहते हैं चलें उसको पीछे छोड़ते हैं, मुल्क की खातिर आगे चलते हैं। अभी तो कबूल कर लो यार। देखें, एक आपके आइन के अंदर शिक है कि एक पार्टी को उसकी जो जीती हुई सीटें हैं उसके मुताबिक रिजर्व सीटें मिलेंगी और उससे ज्यादा मिल नहीं सकती। इस चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उस हद को तजावुज करके आइन को तोड़ा। ये आर्टिकल 6 का ये मुजरिम है, ये शख्स। इसको ये एहसास नहीं हुआ कि जल्दबाजी में प्रेशर में आके और पीटीआई को इमरान खान को नीचे दिखाने के लिए वो काम कर गया जो आइन को तोड़ गया। और आइन की खिलाफ वर्जी करना आर्टिकल 6 के अंदर जुमरे में आता है। तो ये लोग जब बेवकूफियां करते हैं तो अभी भी छोड़ दो, इस मुल्क की खातिर छोड़ दो। देखें, दुनिया एक्सेप्ट कर रही है कि जब तक आपके मुल्क के अंदर सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा, माशी इस्तेहकाम नहीं आ सकता। तो सर क्या समझते हैं हुकूमत इस फैसले को तस्लीम कर लेगी? आप लोग भीख मांग रहे हैं। सर क्या समझते हैं हुकूमत इस फैसले को तस्लीम कर लेगी या कोई और फोरम पे जाके वो दुहाइयां देंगे? बहुत मुश्किल लगता है कि ये लोग कबूल करेंगे किसी किस्म का सुप्रीम कोर्ट का फैसला। यही लोग कहते थे, नवाज शरीफ साहब कहते थे कि तुम कौन हो यूसुफ रजा गिलानी को तुम सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना मानो। आज वही बात उनके ऊपर आ गई है। तो इसलिए हमें भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, किसी और पार्टी को भी नहीं करनी चाहिए जिसको कल हमें भी फेस करना पड़े नेगेटिव तरीके से। तो सर क्या समझते हैं फिर यावर सर क्या समझते हैं आप कि अगर हुकूमती सतह पर इसको तस्लीम नहीं किया जाता, नेगेटिव बात अगर कल फेस करनी पड़े तो शर्मिंदगी होती है। ठीक है, अगर हुकूमत की जानिब से इस फैसले को तस्लीम नहीं किया जाता तो हुकूमत के पास क्या ऑप्शंस है, क्या ऑप्शंस इस्तेमाल कर सकते हैं और पीटीआई का क्या लाहेअमल होगा इसके ऊपर? देखिए, हमारा जो लाहौर का जलसा था, अभी किसी जी शऊर इंसान को बता दें कि काना किधर है, उसके रस्ते जब ब्लॉक करने के बावजूद एक छोटी 12 फुट की सड़क काने तक जाती थी, उसके ऊपर लोग गए हैं, वहां पे एक हजूम देख लें। ये जमहूर का फैसला है। आपने पहले मूली और गाजर और साइकिल और क्या क्या दे के आप लोगों ने आजमा लिया, नाम भी हटा दिया। और ये इलेक्शन कमीशन की बदयांती है। ये हमारे चीफ जस्टिस साहब ने जो किया, हम कहते हैं अभी फैसला हो चुका है तो हम कहते हैं उन्होंने ज्यादती की, हमसे बदला लेकर और पार्टी को बैन कर कर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने उन्होंने हमारा जो इलेक्शन था, इंटरनल इलेक्शन था, उसको कबूल किया चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने, लेकिन कहा सही नहीं हुआ, लिहाजा बाकी पार्टियों के साथ उन्होंने ऐसे किया, उनने किसी और पार्टी के साथ नहीं किया। तो अगर ये लोग ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं मानेंगे तो हम एहतजाज करेंगे जलसों की सूरत में,
ज़रूरत पड़ी हम गलियों में भी आएँगे, सड़कों पे भी आएँगे, जो हमारा आईनी हक है। हमें मुझे नज़र आता है जो मौजूदा हालात है कि हमें रोका जाएगा। इसके हुँ, अंदर जो पीएमएल-एन है ख़ास तौर पे, वो और कुछ भी नहीं कर रही है। ठीक जो है, गलत काम करती है कहती है एस्टेब्लिशमेंट और फ़ौज। ठीक है, हालाँकि ठीक है, फ़ौज का क्या काम है? उन्होंने तो कहा है कि हम गैर सियासी हैं। तो ठीक। फिर उनको उनका सिर्फ़ नाम अवाम के दिलों में बुरा करने के लिए, नफ़रत फैलाने के लिए वो सारी चीज़ें फ़ौज पे फेंकते हैं, जो एक गलत बात है। बिल्कुल ठीक है। तो यावर अब्बास साहब ये ऑप्शन मौजूद है पीटीआई के पास। बहुत शुक्रिया हमारे साथ से ये यावर अब्बास मौजूद थे, रहनुमा, वो अपनी राय से हमें आगाह कर रहे थे। और अब हम कुछ अपने इश्यूज़ की तरफ दोबारा आएंगे और गज़ा की बात करते हैं। गज़ा के बाद अब इसराइल ने लेबनान पर भी जंगी जो हथियार हैं वो इस्तेमाल करने शुरू कर दिए हैं। एक जंग छिड़ चुकी है। सहनी फोर्सेस की जानिब से लेबनान पर शदीद हमले किए जा रहे हैं और ये 300 मकामात पर बमबारी की जा रही है और ये बताया जा रहा है कि काफ़ी नुकसान हो चुका है। जो 492 से ज़ायद अफराद बताए जा रहे हैं जो कि शहीद हो चुके हैं लेबनान के अंदर। एक नई जंग जो है वो ख़ित्ते में शुरू हो चुकी है। इससे पहले हम गज़ा में देख रहे थे कितने शहीद हो चुके हैं अब तक, इसका तो कोई अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन अब लेबनान को जो है वो इस वक्त निशाना बनाया जा रहा है। स्कूल जो है वो इस वक्त हम देख रहे हैं जंगी मैदान का मंजर पेश कर रहे हैं और वहाँ पर बच्चों को अटैक किया जा रहा है। जामियात, स्कूल, पनाहगाहें तमाम को इस वक्त जो है वो निशाना बनाया जा रहा है और इसमें हम देख रहे हैं कि बच्चे बहुत सारी तादाद में शामिल हैं, ख़वातीन शामिल हैं। जो नस्ल कुशी का एक तरीक़ाकार ढूंढा है ये इजराइल की जानिब से, जिस तरह से गज़ा में नस्ल कुशी की जा रही थी, उसी तरह से हम देख रहे हैं कि अब लेबनान भी उसी का शिकार है। और हम इसी तमाम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए मद्दू कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं। डॉक्टर नवीद इलाही, माहिर आलमी अमूर हैं। आप बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो हम जानते हैं, आप भी देख रहे हैं। क्या समझते हैं कि लेबनान जो है वो भी गज़ा की सूरत इख्तियार कर चुका है? जी, बहुत शुक्रिया। मेरा ख़्याल है कि मैं इसको अगर लार्जर पर्सपेक्टिव में देखूँ, क्योंकि तफ़सीलात तो आपने बयान कर दी और सबको मालूम है कि वहाँ पे बैरूत पे भी हमला किया, लेबनान पे भी हमला किया गया है। तो लार्जर पर्सपेक्टिव में देखा जाए तो एक प्लान्ड मूव है जो कई सालों से प्लानिंग का हिस्सा है पावर्स की, ताकि यहाँ पे एक जो रिवीजन ऑफ वर्ल्ड ऑर्डर है उसको किया जाए। ये कोई खुद ब खुद नहीं होता जा रहा। आप देखें कि एक तरफ जो है आपने इजराइल का जो गाज़ा पे जो कुछ हो रहा है, सिर्फ लिप सर्विस के अलावा बाकी तमाम वेस्ट और यूएस जो है मटेरियल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर रहा है। एक तरफ जिस दिन 100-200 हलाकतें हों उसी दिन 3 बिलियन की एड दे दी जाती है। बिल्कुल ऐसे। दूसरी जानब आप देखें कि रशिया और यूक्रेन में जो सूरत हाल पैदा हुई है, वहाँ भी लॉन्ग रेंज मिसाइल्स दे दिए गए हैं ताकि वो रशिया के अंदर तक वो अटैक कर सकें। तो मैं इन चीज़ों को ऐसे देखता हूँ कि ये एक तमाम वर्ल्ड ऑर्डर को चेंज करने का प्लान है जिसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है और उनकी प्लानिंग 2025 तक की थी, जिस पे वो जारी और सारी है। लेकिन तमाम चीज़ें प्लानिंग के मुताबिक नहीं होती। अब इजराइल को ये याद रखना चाहिए कि जो 3 एज हैं, हिजबुल्लाह और हुतीज़ और हमास, ये जो एसिमेट्रिकल वॉरफेयर करेंगे उसके लिए उनको भी वहाँ पे पीस नहीं मिलेगा, चैन नहीं होगा। आपको मालूम है कि लेबनान से हिजबुल्लाह ने भी रॉकेट फायर किए हैं जिससे वहाँ पे सरासीमगी तो फैली ही, चाहे बिल्कुल ऐसे। हलाकतें 1-2 ही हुई। तो मेरा ख्याल है कि इसके बावजूद कि डॉक्टर जो साहब वहाँ का उनका दिफाई ग्लोबलाइजेशन का निज़ाम जो बड़ा मजबूत है और जिस तरह से इसराइल इस बात का दावा भी करता है कि उनका दिफाई निज़ाम इतना मजबूत है कि उनको उनके ऊपर अटैक कर पाना या उन्हें ख़त्म कर पाना बहुत ही नामुमकिन सी बात है। लेकिन इसके बावजूद हिजबुल्लाह की जानिब से जितने भी अटैक किए गए उसका असर हमने देखा इसराइल के अंदर। इसराइल के अंदर भी एक खौफ की लहर पैदा हुई क्योंकि उन्होंने अपनी जितनी तमाम तर जो तिबी इमदाद थी वो भी उन्होंने अपनी अंडरग्राउंड शिफ्ट कर दी, अस्पतालों के बेसमेंट में शिफ्ट कर दी। तो एक जो खौफ व हिरास की कैफियत देखी गई वो तो इसराइल में भी देखी गई। उसी का ये जवाब है जो लेबनान में देखने को मिल रहा है। लेकिन जो ताकतें जिनका इस वक्त होना, खड़े होना बहुत ज़रूरी है और जिनका अपना किरदार अदा करना बड़ा ज़रूरी है, वो इस वक्त अपनी अपनी मतलब आप देखें ना, इलेक्शन की कोई जंग लड़ रहा है तो किसी को अपनी बका की इस वक्त पड़ी हुई है। कोई भी इस जंग में कूदने के लिए, इस जंग को ख़त्म करने के लिए अपना किरदार अदा नहीं कर रहा। जी, मैं जैसे मैंने अर्ज़ किया, देखिए आपने खुद जवाब भी दिया उसका कि इजराइल में सरासीमगी फैली है जिससे उसकी इकोनॉमी जो है वो हिट हो रही है, लोगों की जो साइकी है वो हिट हो रही है, यानी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी उसको और अभी हायर कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। देखें कि एक की तरफ से आता है तो निज़ाम शटर हो जाता है।
आयरन डोम को सैकड़ों जब ये रॉकेट फायर करते हैं तो आयरन डोम भी कई जगह नाकाम हो जाता है। ये तो एक एस्पेक्ट है। ये तो मैंने जैसे अर्ज किया कि ये इसके एसिमेट्रिकल वॉर होगी, जिसमें ये 3 एज जो हैं ये रोल प्ले करेंगे अहम। ठीक है। और जो उनका प्लान है हो सकता है कि वो हाथ से बाहर निकल जाए अगर खास तौर पे रशिया यूक्रेन की तरफ लॉन्ग रेंज मिसाइल का कोई हमला हो गया। तो हमें भी इसमें पूरे एरिया को क्योंकि लपेट में लेगा तो मोहतात होना चाहिए और अपने डिफेंस की तैयारी रखनी चाहिए और आवाम के लिए भी उसकी हिफाजत का इंतजाम अभी से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक तो है। बहुत ये दूर आप नहीं है, जैसे जी। लगता था न्यूक्लियर वॉर बहुत दूर है, वो करीब है बिल्कुल। बिल्कुल ऐसे सही कह रहे हैं आप। इस वक्त हम देखें तो अमेरिका के अंदर इंतखाबात बिल्कुल करीब हैं, तो तमाम जमातें जो हैं वहाँ पर भी मिलकर यही कोशिश कर रही हैं कि वो अपने अपने जो वोट्स हैं वो हासिल कर सकें। उसमें बहुत सारी कम्युनिटी जो है उन्हें जोश की जो वहाँ पर मौजूद हैं उन्हें उनके वोट हासिल हैं और वोट उनकी नुमाइंदगी वो लेना चाहते हैं। लेकिन अगर हम देखें दूसरी तरफ वो ये भी दावा करते हैं कि वो इसराइल और पाकिस्तान जो अफगानिस्तान की जो उसकी जंग है फ़लस्तीन की वो ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन हमें ग्राउंड रियलिटी थोड़ी डिफरेंट नज़र आ रही है, वो जंग खत्म होती हुई नज़र नहीं आ रही है। एक तरफ से हथियार भेजे जा रहे हैं, तो ये कौन इनको समझाएगा या कौन बताएगा, कौन इसमें अपना किरदार अदा कर सकता है इस वक्त? देखिए वहाँ पे तो आप ये याद रखें कि अमेरिका में चाहे वो इलेक्शन स्टंट हो, लेकिन जो भी में आएगा उनका टिल्ट इजराइल की तरफ ही होगा। ठीक है। उनका जो चाहे वो अभी जो बाइडन का हो चाहे ट्रंप आए, उनका अल्टीमेटली शिफ्ट देखें ना। ट्रंप ने भी जो मुखालफत कर रहे हैं उन्होंने ही वो शुरू किया था वहाँ पे तमाम जो इजराइल को प्रेशराइज करके अपने दामाद के जरिए कि तमाम से एक डिप्लोमेटिक रिवाइवल हो जाए। इसलिए हमें उस पर तो होपफुल नहीं रहना चाहिए कि वो हुकूमत आएगी, अमरीकी हुकूमत आएगी तो सपोर्ट कर देगी। अब्राहम अकॉर्ड शुरू करने वाले भी ट्रंप थे। तो मेरा ख्याल है कि ये जो अब इन्होंने काम शुरू किया हुआ है, इसमें अगर पूरी तरह यूएन और तमाम फोर्सेस ने और वेस्ट ने भी पीछे हट के इसको रिव्यू ना किया तो ये बहुत फैल जाएगी। और जैसे मैंने अर्ज किया है, जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन का एक कॉन्सेप्ट था वो मुझे सच होता नजर आ रहा है अगले चंद महीनों में और एक साल में। बिल्कुल। तो सर अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी अंतोनियो गुतेरेस भी ये कहते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि हम एक और गज़ा जो है वो नहीं बनने देंगे लेबनान को, लेकिन इस जंग बंदी के लिए कोई इक़दाम भी हो रहे हैं? कोई आपके नॉलेज में हो कि इसके हवाले से कोई इस तरह की कोई मीटिंग्स रखी जा रही हैं, कोई इजलास रखे जा रहे हैं या इसको रोकने के लिए कोई कोशिश की जा रही है? देखिए आपने बारहा तारीख में देखा है, चाहे वो इराक वॉर हो कोई और वॉर हो, जहाँ पे यूएन ने साइडलाइन करना हो वो बड़ी कन्वीनियंटली साइडलाइन कर देते हैं। यूएन को भी सबसे ज़्यादा फंडिंग करने वाला है अमेरिका ही है और वेस्ट है। तो अपनी मर्जी के मुताबिक उनको वो जो मोम है की नाक है उसको मोड़ लेते हैं। वो उसके पास इस तरह की पावर्स नहीं है। रोकना होता तो अब तक 50,000 लोग मारे गए हैं गाजा में, तो रोक लेते। लिप सर्विस है, उससे बढ़ के क्यों नहीं कुछ नहीं, क्योंकि उसकी वजह ये है कि जो पावर्स हैं वो इजराइल के साथ है। जब वो एड खुद दे रही हैं और मिलिट्री एड दे रहे हैं दोनों तरफ, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि यूएन कैसे अपना रोल प्ले करेगा? उनका सिर्फ बयान की हद तक अभी चल रहा है। तो मेरा ख्याल हो सकता है किसी मौके पे इतनी क्लाइमेक्स बढ़ जाए कि सारों को ऑन बोर्ड होना पड़े इसके ऊपर। तो इसमें तमाम मुस्लिम उम्मा का क्या किरदार है डॉक्टर साहब? इसमें तमाम मुस्लिम उम्मा की बात कर लेते हैं, उनका क्या किरदार है? तमाम जो मुस्लिम ममालिक हैं वो उनकी यकजहती भी नज़र नहीं आ रही है, वो भी एक पेज पर नहीं है। इस जंग को रोकने के लिए उनकी जानिब से भी कोई काविशें नहीं की जा रही हैं। अगर देखा जाए तो इसराइल के साथ बहुत सारे ममालिक के रवाबत बड़े अच्छे भी हैं। जी बिल्कुल। ये अब्राहम अकॉर्ड के बाद कई ममालिक ने, 5-6 ममालिक ने तो अपने डिप्लोमेटिक जो रिलेशंस हैं वो इस्टेब्लिश कर लिए और वो अपने अपने कोनों में दबक के बैठे हुए हैं। मसला सिर्फ ये है, वो चाहते हैं कि एस्केलेशन ना हो जाए, ये ना हो कि ये वॉर निकल के बाकी मिडल ईस्ट को भी घेरे में ले ले। तो इसलिए वो बहुत ही मोहतात होकर बैठे हुए हैं। उनकी अगरचे सपोर्ट है, दिली सपोर्ट है, मॉरल सपोर्ट है और बाकी भी सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं वो, लेकिन इससे बढ़ के नहीं कर सकते हैं। उससे बढ़ के ना उनमें ताकत है ना उनमें विल है इस वक्त, सिर्फ इस खौफ से कि ये एस्केलेशन ना हो जाए और वो इसके लपेट में ना आ जाए। बिल्कुल ठीक है।
डॉक्टर साहब, हमने देखा कि कल एक जिस तरह से उनके यरूशलेम जो उनका अखबार है उसके अंदर भी एक आर्टिकल आया। उस आर्टिकल में बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि एक तो ट्रंप बड़ा अच्छा सियासतदान साबित हो सकता है इजराइल और फ़लस्तीन की जंग को बंद करने के लिए, ताल्लुकात बेहतर करने के लिए, और दूसरा जो इमरान खान के बारे में भी बड़े वाज़ेह अल्फाज में उन्होंने कहा कि इमरान खान जो एक अच्छे सियासतदान हैं, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं पाकिस्तान और इजराइल के, और बहुत सारे फ़ायदे जो हैं वो हासिल हो सकते हैं पाकिस्तान को। तो क्या समझते हैं कि ये कोई उनकी जानिब से चाल है, एक फूट डलवाने की कोशिश है मुस्लिम उम्मा के अंदर, पाकिस्तानियों के अंदर, या फिर वाकई में ऐसा है इमरान खान के कोई ताल्लुकात हैं उनके साथ? देखिए, मैं इस पे तो ये कहूँगा कि एक एफर्ट तो जारी थी हमेशा से कि ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर हो जाएं। मुझे ये मालूम है कि एक दफ़ा ये डॉक्टर नसीम अशरफ अपने डेलीगेशन के हमरा गए 1 डेढ़ साल पहले वहाँ पे, कि बड़ी पजीराई की गई, और उन्होंने मुझे बताया कि इसराइल की ख्वाहिश ये है 2 ममालिक से कि सऊदी अरब और पाकिस्तान से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। तो थोड़ी बहुत पेशरफ्त हमेशा होती रही है, लेकिन अब जो हालात पैदा हो गए हैं इसके बाद तो मेरा ख्याल है अरसे 10 साल के लिए इनको भूल जाना चाहिए कि इस सारे मैसेकर, कत्लो गारत के बाद कोई उनसे एक क्लोजनेस के लिए भी सोचेगा यहाँ पे, ये मुमकिन अभी नहीं है। बिल्कुल ठीक है। तो आने वाले दिनों में क्या देख रहे हैं फिर सर? कोई भी अपना किरदार अगर अदा नहीं कर रहा तो आने वाले दिनों में क्या हम देखें कि जंग तूल पकड़ सकती है? क्योंकि उन्होंने कहा है कि बड़े वाज़ेह अंदाज में कि आप जो है वो हिज़्बुल्लाह से दूर रहें, हिज़्बुल्लाह के मकामात से दूर रहें, उनके मिशन से दूर रहें तो आप बच सकते हैं, अदरवाइज़ जो है वो ये जंग जारी रहेगी। तो क्या समझते हैं कि आने वाले दिनों में ये तूल पकड़ सकती है, या इसका कहीं ना कहीं पर जो ये रुकेगी जाके? नहीं, मेरा ख्याल है कि अगर जवाबी तौर पे ये तीनों जो एज हैं, हिजबुल्लाह और हमास और हूतीस, ये इतना कामयाब हो जाते हैं कि उनके ऊपर प्रेशर पड़ जाए और उनके पॉपुलेशन को परेशानी हो जाए, तो फिर ये मेरा ख्याल है कि इस पर ये टेबल पे बैठ सकते हैं आने वाले दिनों में, और मेरा ख्याल है कि ये मौका जल्दी आ जाएगा। ठीक है, इंशाल्लाह जी हम ये उम्मीद जाहिर करते हैं, उम्मीद है हमें कि इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है वो इसका इख्तिताम हो सके। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही, माहिर आलमी अमूर, हमारे साथ और जिस तरह से बता रहे थे कि अभी तक तो तमाम लोग जो हैं, तमाम ममालिक जो हैं वो अपनी अपनी बका की जंग लड़ रहे हैं, किसी को भी ये ज़रूरत नहीं है कि इस जंग में कूदा जाए या इस जंग का इख्तिताम हो सके, इसके लिए कोई काविश और कोशिश की जाए, लेकिन हम ये यकीन रखते हैं कि आने वाले दिनों में हालात बेहतर होंगे। हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं कि जी सऊदी वज़ारत हज व उम्रा ने मस्जिदुल हराम में फ़ोटोग्राफ़ी करने वाले अफराद के लिए कुछ क़वाइद व ज़वाबित जो हैं वो वाज़ेह किए हैं। उन्होंने कहा है कि अगर ज़ायरीन वहाँ पर मौजूद हैं, नमाजियों को मुश्किलात होती हैं इबादत में, या फिर वैसे वहाँ पर जो वहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं उन लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो वज़ारत की जानिब से एक अकाउंट पर, जो फेसबुक अकाउंट है, इस हवाले से वहाँ पर जारी किया गया बयान ये है कि फ़ोटोग्राफ़ी करने वाले अफराद को पाबंद किया गया है कि वो ज़ायरीन की आमदोरफ्त के दरमियान में रास्तों में हायल ना हो, फ़ोटोग्राफ़ी दूर रहते हुए करें, और इस बात का ख़ास ख्याल रखा जाए कि किसी की भी प्राइवेसी मुतासिर करने वाली तस्वीर ना ली जाएँ। वज़ारत ने यह भी मशवरा दिया है कि बग़ैर इजाज़त दूसरों की तस्वीर लेने से गुरेज करें और फ़ोटोग्राफ़ी का अमल जल्द से जल्द मुकम्मल करके वहाँ से सफ़र आगे का शुरू करें। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इबादत में ज़्यादा वक्त सर्फ करें। इस वजाहत में ये कहा गया है कि जब लोग फ़ोटोग्राफ़ी के लिए आमदोरफ्त के रास्तों पर फ़ोटोग्राफ़ी शुरू कर देते हैं तो जो वहाँ पर आए हुए ज़ायरीन हैं वो इससे मुतासिर होते हैं, वो मुश्किलात का सामना करते हैं, उनको तकालीफ होती हैं। तो खुदारा इससे बचें, और हम लोग हम सब का बहैसियत कौम, बहैसियत इंसान ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम वहाँ पर खड़े हैं तो हमारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना पहुँचे। तो अब तो ये मस्जिदुल हराम की जो एक वेबसाइट है उसके ऊपर उन्होंने क़वाइद व ज़वाबित जो हैं वो वज़े कर दिए हैं कि जल्द से जल्द वहाँ पर आप फ़ोटोग्राफ़ी करें और मूव कर जाएँ, ज़्यादा देर आपको वहाँ पर रुकना नहीं है ताकि आपकी वजह से तकलीफ ना पहुँचे। तो यहाँ पर हम एक ब्रेक शामिल करेंगे, आप कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और अब बात करेंगे चैंपियंस कप वनडे टूर्नामेंट की। पहला क्वालिफायर मैच जो है वो आज खेला जा रहा है। मारफोर्स और पैंथर्स की टीमें जो हैं वो आज इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में दिन 3 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी और फातिह टीम बराह रास्त फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगी और हारने वाली टीम को फाइनल में रसाई का दूसरा मौका भी मिलेगा। एलिमिनेटर 1 में बुध को
स्टॉलियंस और लायंस में जोड़ पड़ेगा, जबकि फातेह साइड मारफोर्स और पैंथर्स के दरमियान हारने वाली टीम से मुकाबला करेगी। एलिमिनेटर 2 से दूसरी फाइनलिस्ट का फैसला भी होगा। और पॉइंट्स टेबल की बात की जाए तो मारफोर और पैंथर्स ने 4-4 मैच खेलकर इस वक्त वो सबसे ऊपर हैं। दोनों टीमों ने 3-3 मैचेस जो हैं वो उनमें कामयाबी हासिल की है, जबकि एक मैच जो है उसमें नाकामी का सामना भी करना पड़ा है। तो ये दोनों टीमें इस वक्त इनका पलड़ा भारी जा रहा है। तो हम क्यों ना अपने मेहमान भी मद्दू कर लें, उनको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। हमारे साथ जो है वो इस वक्त मौजूद हैं अहमद कुरैशी साहब, स्पोर्ट्स तज्जियाकार हैं आप। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। आपको भी मैं चाह रही हूँ कि शामिल गुफ्तगू कर लूँ। बताइएगा जिस तरह से ये मैच हो रहे हैं, किस तरह का खेल आप देख रहे हैं? देखिए मोहतरमा, मैंने लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी, बात की थी कि हम बांग्लादेश से 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज हारे थे और अब आगे इंग्लैंड ने टेस्ट सीरीज खेलने के लिए आना है। उससे पहले हमारी कोई T20 या वनडे सीरीज नहीं है, तो ये चैंपियंस कप का मकसद मेरी समझ से बाहर है। बहरहाल अब जिस तरह से कराया गया एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, जिस तरह से सर्जरी की बात कर दी गई थी T20 वर्ल्ड कप के बाद फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, तो आई होप कि इससे जो टैलेंट सामने आ रहा है, ये जो टॉप परफॉर्मर्स हैं इस टूर्नामेंट के, उनको ना सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल किया जाए बल्कि उनको प्रॉपर मौका भी दिया जाए। तो क्योंकि हमने देखा है कि पास में ऐसा होता रहा है कि प्लेयर्स को शामिल तो कर लिया जाता था टीम में, लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आता था कि उन प्लेयर्स को खिलाए बगैर ही बस टीम के साथ टूर करा के और उसके बाद टीम से बाहर भी कर दिया जाता था। कामरान गुलाम इसकी परफेक्ट एग्जांपल है। इस टूर्नामेंट में अभी तक वो 2 सेंचुरियां कर चुका है, लेकिन अगर हम देखें उसको तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ काफी अर्सा ट्रैवल करता रहा है, लेकिन उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटी नहीं मिली कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करे या खेल सके। टीम के साथ तो ट्रैवल करता रहा, लेकिन इसी तरह से बाहर होता है। तो आई थिंक पीसीबी को ये समझने की जरूरत है कि इस टूर्नामेंट का जो अल्टीमेट मकसद है वो ये है कि जो परफॉर्मर्स हैं डोमेस्टिक के, वो हमारे सामने आ सके, यंग टैलेंट सामने आ सके, फिर उसको बिल्कुल अहमद, इसका मकसद तो यही रखा गया ना कि टैलेंट हंट करना है। उन्होंने कुछ ऐसे प्लेयर्स निकालेंगे जिनको आने वाले दिनों में यूटिलाइज किया जा सके, खिलाया जा सके। लेकिन आप समझते हैं कि जिस तरह से आपने कहा कि फॉर्मेलिटी पूरी की गई है, जिस तरह से गेम प्लान होनी चाहिए थी उस तरह से प्लान नहीं हो पाई। समझते हैं कि खातिर खा जो मकासद है हमारे पूरे हो पाएंगे जिसके लिए हमने ये गेम जो है वो की है शुरू? देखिए, मकासद हमारे तो पूरे हो जाएंगे, हमें टैलेंट मिल जाएगा, टैलेंट सामने भी आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है, लेकिन उस टैलेंट को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में लाना, फिर उसको प्रॉपर मौका देना कि वो अपने टैलेंट को और अपनी जो भी उनकी परफॉर्मेंसेज हैं उनको शो को कर सकें, ये तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की टीम मैनेजमेंट का काम है। अब जो एक मेजर फैक्टर आता है वो ये कि पिछले 2-3 साल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कोई खास परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। आप जिम्बाब्वे के कंधों, आप नेदरलैंड के कंधों पे बैठ के T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले एक, और उसके बाद फिर जो वनडे कप में या इस साल T20 वर्ल्ड कप में परफॉर्मेंसेज हैं वो हमारे सामने हैं। कोई पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस नहीं है, जिसकी वजह से आपके चेयरमैन बार-बार बदले, आपके कोचेस बार-बार बदले, आपकी टीम मैनेजमेंट बार-बार बदली, लेकिन आपके जो टीम के प्लेयर्स हैं जिन्होंने खेलना है, परफॉर्म करना है, वो वही के वही हैं। लेकिन अहमद, आपने ये भी तो देखा, मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि उनके पास कोई और बैकअप प्लान नहीं है, बैकअप पे खिलाड़ी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से वो खिलाड़ी तब्दील नहीं कर पा रहे। तो ये टैलेंट में से अगर कोई खिलाड़ी, अच्छे खिलाड़ी चुन पाते हैं वो, तो हो सकता है आने वाले दिनों में हम देखें कि वो खिलाड़ियों की रिप्लेसमेंट ढूंढ लें और उसके बाद खिलाड़ी भी चेंज हो सके। देखिए, ये मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी थी T20 वर्ल्ड कप के बाद कि आधी से ज्यादा हम टीम बदलेंगे, इस टीम में सर्जरी होगी, ये वो। उस वक्त मोहसिन नकवी साहब को नहीं पता था कि मेरे पास बैकअप ऑप्शन नहीं है। और फिर जब आपने हारना ही है, आपने बांग्लादेश से भी हारना है, आपने जिम्बाब्वे और अफगानिस्तान से भी हारना है, तो फिर इन्हीं प्लेयर्स के साथ क्यों हारना है जो 2-3 साल से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं। आप उन प्लेयर्स के साथ फिर हार जाएं जो यंग टैलेंट है, उनको मौका दे दें। कम से कम वो अगर हारेंगे तो हमारे पास कोई फेस सेविंग का तो वो अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी कि हम ये कह सकेंगे कि ये यंग प्लेयर्स फेस सेविंग तो हो सकेगी, फेस सेविंग तो हो सकेगी ना, कि हम लोगों ने यंग प्लेयर्स के साथ खेला, इसलिए हम मैदान में उतरे ही बच्चों के साथ हैं, हम खेल नहीं पाए हैं, जबकि हमारे मंजे पे खिलाड़ी इस वक्त परफॉर्मेंस देने में नाकाम है। उनकी अगर हम बात कर लें तो उनके बारे में क्या समझते हैं? उनकी परफॉर्मेंस इतनी ख़राब क्यों है? वो किस प्रेशर में खेलते हैं जो खेल नहीं पाते? देखिए, सबसे पहले तो आपकी टीम में यूनिटी नहीं है,
ठीक है, कोई 10 तो ग्रुप बने हुए हैं जो हर बंदा चाहता है मैं कप्तान बनूं, जो साफ बात है। उसके बाद दूसरा आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि इन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और इनका जो एक एटीट्यूड है और एक रवैया है वो बदमाशी वाला है कि भाई हम परफॉर्म करें ना करें, हमें कौन बाहर करेगा। बाबर आजम है, शाहीन है, इन लोगों को पता है ना कि हम परफॉर्म करें ना करें, हमें किसने टीम से बाहर करना है। ये इंडिया तो है नहीं, शुभमन गिल या केएल राहुल परफॉर्म नहीं करेंगे तो टीम से बाहर हो जाएंगे। ये पाकिस्तान है, यहाँ पे लोग भी माशाल्लाह हमारे इतने जो है ना जबरदस्त और इंटेलिजेंट हैं कि वो कहते हैं पाकिस्तान टीम का सत्यानाश हो जाए तो खैर है, लेकिन बाबर आजम की कवर ड्राइव दुनिया में नंबर 1 है, बाबर आजम ओडीआई रैंकिंग में नंबर 1 है। तो इन चीजों का मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान को क्या फायदा है। इंडिविजुअली तो बाबर आजम को कहीं ना कहीं फायदा होगा और आप यकीन करें कि लेकिन बाबर आजम तो रैंकिंग में भी मेरे ख्याल में 9वें नंबर पर आ गए हैं। उनकी तो रैंकिंग भी अब ओवरऑल भी देखा जाए तो खराब हो गई है, उनकी परफॉर्मेंस तो खराब थी रैंकिंग में नीचे आ गई। वनडे में भी वो नंबर 1 पे हैं और आईसीसी के पता नहीं क्या एल्गोरिथम्स हैं जिन पे वो ये रेटिंग्स और रैंकिंग्स वगैरह डिसाइड करते हैं। आई थिंक कि हमें ना एज अ कौम भी इन चीजों से बाहर आना पड़ेगा। किसी स्टार या किसी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंसेस को अहमियत देने से पहले हमें अपने मुल्क को पहले रखना पड़ेगा। देखिए क्रिकेट हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट है, अगर पाकिस्तान है तो फिर बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी और ये दूसरे तीसरे हैं। अगर पाकिस्तान की क्रिकेट का जनाजा निकल जाएगा तो फिर कोई कितनी भी अच्छी लेकिन अहमद ये जो यूनिटी है ये तो कोचेज या ये ऑफिशियल्स तो पैदा नहीं कर सकते हैं ना, ये तो टीम को खुद अपने अंदर कप्तान को पैदा करनी पड़ती है, एक टीम को लेकर चलना पड़ता है। तो हम कप्तान बदलेंगे क्या तब ये सब कुछ बेहतर होगा? हम खिलाड़ी बदलेंगे क्या तब ये सब बेहतर होगा? क्योंकि ये सारे खिलाड़ी फिट हैं, ये सारे खिलाड़ी खेलते आए हैं, लेकिन कुछ टाइम से ये अपनी परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। तो हमें किसको तब्दील करने की ज़्यादा ज़रूरत है? देखिए मोहतरमा, आपने जो बात की है ना कि ये कोचेज या मैनेजमेंट नहीं कर सकती, ये जो पीसीबी के अंदर मैनेजमेंट है ना, टॉप मैनेजमेंट जो कप्तान बनाने के फैसले करती है, उनको ये सोचना चाहिए था कि जब ओडीआई वर्ल्ड कप और सिर्फ ओडीआई वर्ल्ड कप नहीं, उससे पहले एशिया कप और काफी सारी परफॉर्मेंसेस बाबर आजम की अप टू द मार्क नहीं थी, हमने उनको हटा दिया था। फिर आप शाहीन को फिर शाहीन को रहने देना चाहिए था। ओवरनाइट ऐसा क्या कर दिया बाबर आजम ने कि आपने फिर शाहीन को हटाया और बाबर को आप ले आए। आपने खुद अपने प्लेयर्स को खराब किया है। ठीक है, शाहीन शाह अफरीदी ने तो किसी के घर जाके नहीं कहा था ना कि मुझे आप कप्तानी दें, आपने खुद उनको कप्तान बनाया था। फिर आपका काम था आप उनको रिस्पेक्ट देते, आपने उनको हटा के बाबर आजम को दोबारा ले आए। उसके बाद बाबर आजम ने ऐसा कौन सा तीर मारा है? अब आप कह रहे हैं कि हमने चैंपियंस ट्रॉफी तक बाबर आजम को कंटिन्यू करना है। T20 वर्ल्ड कप और में इतनी वर्स्ट परफॉर्मेंसेस के बावजूद तो शाहीन को आपने इतना मौका नहीं दिया, दूसरी तरफ आप बाबर को इतना मौका दे रहे हैं, तो आप खुद ज्यादती करते हैं अपने प्लेयर्स के साथ, खुद उनके दरमियान जो है वो इस तरह की रंजिशें पैदा करते हैं और फिर आप कहते हैं कि जी हमें तो नहीं पता कि इस टीम में यूनिटी क्यों नहीं है। दूसरा देखिए, सबसे मेन चीज ये है कि आपके जो फैसले हैं वो ब्लंडर्स पे मबनी होते हैं। अब ये चैंपियंस कप जब आपने कराया तो आपके जो व्हाइट बॉल के कोच थे गैरी क्रिस्टन, वो बाहर बैठे हुए थे अपने मुल्क में। यहाँ पे फिर किसने मॉनिटर करना था प्लेयर्स की परफॉर्मेंसेस को? वो तो जब मीडिया पे शोर पर मचा कि भाई आप इतना बड़ा टूर्नामेंट करा रहे हैं डोमेस्टिक का, जिसमें पाकिस्तान के सुपरस्टार्स खेल रहे हैं, बड़े प्लेयर्स खेल रहे हैं, डोमेस्टिक के प्लेयर्स खेल रहे हैं, और आपका व्हाइट बॉल का कोच ही नहीं है पाकिस्तान में, तो किसने परफॉर्मेंस नोट करनी है और किसने जो है देखना है कौन सा प्लेयर कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है? तब गैरी क्रिस्टन को बुलवाया गया और गैरी क्रिस्टन जो है वो अब थोड़ी सी उन्होंने नजर रखी हुई है डोमेस्टिक के ऊपर। तो जहां इस तरह के ब्लंडर्स होंगे वहां तो आप कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह करे कि इन प्लेयर्स को भी एहसास हो और टीम को भी एहसास हो कि हम पाकिस्तान की क्रिकेट के साथ साथ पाकिस्तान की बिल्कुल ठीक है, पाकिस्तान के लिए खेलने की ज़रूरत है, अपने अंदर यूनिटी पैदा करने की ज़रूरत है और इसके लिए तमाम को मिलकर काम करना होगा। और आने वाले दिनों में हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि बेहतरी के चांसेस जो हैं वो तो होते हैं हर जगह पर और बेहतरी हमें भी नज़र आएगी। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ जो है वो आप मौजूद थे, जिस तरह से आपने हमें बताया अहमद, आपका शुक्रिया कहेंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कुछ खाने पीने की। तो बहुत सारे लोगों को मीठा बहुत पसंद होता है, मिठाई खाने के शौकीन होते हैं, तो उसमें जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ज़्यादा लोगों को पसंद होते हैं। मुझे खुद गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा पसंद है, रसगुल्ले बहुत पसंद है। तो क्या आपको मालूम है कि आज से चंद बरस कबल अगर भारतीय रियासतों में देखा जाए तो मगरबी बंगाल और उड़ीसा या इस तरह के दरमियान जो ये तनाज़ा खड़ा हो गया था कि रसगुल्ला जो है वो किसने पहले ईजाद किया, और रसगुल्ला जो है वो
अपने हक के लिए मगरबी बंगाल और इस तरह की जो रियासतों के दरमियान पिछले कई बरसों से जो चल रही है तनाज़ा था, अब उसका हल निकल आया है कि मंगल को मगरबी बंगाल सरकार ने रसगुल्ले के लिए जोग्राफियाई पहचान जो है वो हासिल कर ली है, उन्हें वो मिल गई है और इस तरह से मगरबी बंगाल को इसका जो मारूफ मिठाई का मौजद जो है वो करार दिया गया है। अच्छा जी, ये जो मारूफ मिठाई है ये अब जाहिर है पता चल गया है कि मगरबी बंगाल में बनाई जाती है और ये वहाँ की ही ख़ास डिश है। तो अब बहुत सारे लोग जो है वो इसको खाना पसंद करते हैं, लेकिन एतदाल के साथ खाया करें, क्योंकि चाहे कहीं का भी हो मिठाई जो है वो मिठाई है, मीठा उसमें तेज़ होता है और कहीं ना कहीं डायबिटीज़ का हो जाने का ख़दशा भी होता है। तो मीठे से ज़रा हाथ खींच कर इसको इस्तेमाल कीजिएगा। और ये तनाज़ा जो है ये तो अब मेरे ख्याल में ख़त्म होने पे पहुंच चुका है। दोनों रियासतों ने अपने अपने दलाइल पेश किए थे और लेकिन मगरबी बंगाल की दलीलों को कबूल करते हुए उस मिठाई को मौजूद करार दिया गया है कि वो मगरबी बंगाल जो है उन्होंने तैयार की है, उन्होंने इसको ईजाद किया है। बहरहाल हम इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे कि ये किस तरह से बनता है और किस तरह से नहीं, लेकिन ये मगरबी बंगाल जो है उनकी जानिब से ये मान लिया गया है कि ये मिठाई उन्होंने तैयार की है। हम जा रहे हैं यहाँ पर ब्रेक पर और ब्रेक पर से जब हम वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि IPPs को किस तरह से वार्न कर दिया गया है कि अब उनको मज़ीद पेमेंट नहीं की जाएगी, वो बिजली देंगे और उनको अदायगियाँ की जाएंगी। इसके अलावा और कोई चांसेस नहीं है कि उनको किसी भी सूरत पे पेमेंट की जाए। क्या सूरत हाल है ये बताएंगे आपको एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तो ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि मुआहिदों के बारे में IPPs के मुआहिदे रज़ाकाराना ख़त्म कर दिए जाएं वरना नताइज के लिए तैयार हो जाओ। हुकूमत ने 5 IPPs को ख़बरदार कर दिया है। बड़ी पेशरफ्त है ये और ये 1994 की पॉलिसी के तहत कायम किए गए जो बिजली पैदा करने वाले कारखाने थे या IPPs इदारे थे और 2002 की पॉलिसी के तहत जो कायम किए गए थे उनके मालिकान को अब ये वार्निंग दे दी गई है कि वो या तो इसको खुद इन एग्रीमेंट्स को ख़त्म कर दें रज़ाकाराना तौर पर, नहीं तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई जो होगी उसके लिए भी वो तैयार हो जाएं। तो ये ख़रीदारी के मुआहदे थे, पावर परचेज एग्रीमेंट, जिन्हें मनसूख करने के लिए वार्निंग दी गई है और ये कहा गया है कि बिजली दो और अदायगी लो का निज़ाम इख्तियार करेंगे, बसूरत दीगर नताइज का सामना करना पड़ेगा। और उन्हें यह भी कहा गया है कि आपके इदारों का ऑडिट होगा और आपको एक कटहरे में लाया जाएगा जिसके बाद जो है वो फैसला किया जाएगा आपके बारे में। तो 5 वर्षों के लिए मज़कूरा IPPs को सलाहियत के हिसाब से 139 ता 150 अरब रुपए की अदायगी भी नहीं करेंगे। ये हुकूमत की जानिब से फैसला किया गया है और 5 इदारों के मालिकान से सख्ती से ये कह दिया गया है। बहरहाल आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है, क्या IPPs के मुआहदे ख़त्म होंगे और जो अवाम के ऊपर एक भारी बिलों की सूरत में अदायगियाँ जो वो पड़ी हुई हैं, जो अवाम जो है वो देने पर पाबंद हैं, उनकी कितनी रिलीफ जो है वो अवाम को उनसे हासिल होगी, इन सब पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे मेहमान डॉक्टर सलमान शाह, साबिक वज़ीर ख़जाना हैं। शुक्रिया सर आपके वक्त का, वेलकम टू शो। सर, ये जो हुकूमत की जानिब से देख रहे हैं काविशें, कोशिशें और एक मतलब IPPs को डायरेक्टली वार्निंग दे दी गई है और कहा गया है कि जी आप बिजली दो और अदायगियाँ लो, ये पॉलिसी होगी, इसके अलावा कोई दूसरा हल नहीं है इसका। तो आप मुआहदे खुद ख़त्म कर दें, क्या IPPs मुआहदे ख़त्म कर देगी या हुकूमत की जानिब से ये सिर्फ वार्निंग ही होगी? देखें, इसमें सोल्यूशन जो है वो बहुत ज़रूरी है कि अगर IPPs के जो मायदे हैं उनमें कोई किस्म की एग्रीमेंट्स हुई थी और वो एग्रीमेंट्स में कोई करप्शन थी या कोई असर रसूख के जरिए ये एग्रीमेंट्स ली गई थी, तो फिर तो ये इस तरह का इक़दाम बिल्कुल दुरुस्त है और उसके लिए फिर एक्शन होना चाहिए बेस्ड ऑन कि ये माहदे शुरू से ही ठीक नहीं थे। बिल्कुल ठीक तो है। उसके लिए हमें बाकायदा एविडेंस चाहिए कि ये ओवर इनवॉइस किए गए हैं या इनमें क्या गलती थी, वो सामने लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने फिर अल्टीमेटली ये भी देखना है कि अगर ये IPPs कोर्ट्स में चले जाते हैं या इंटरनेशनल कोर्ट में जाते हैं
तो उसमें पाकिस्तान को नुकसान नहीं होना चाहिए। तो सब एंगल को देख के करना चाहिए और प्योरली इसको कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहिए कि मायदे में खामियां जो थी वो डिलिबरेटली की गई थी और वो करप्शन के नतीजे में थी। आपने जो मायदे किए थे वो डॉक्टर साहब, हुकूमतें बदलती रहीं, कभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, कभी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, कभी नून लीग, हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन ये मुआहदे जूं के तूं रहे। इन मुआहदों के ऊपर किसी ने कोई नजर सानी नहीं की है, आवाम के बारे में किसी ने नहीं सोचा है। तो ये मुआहदे भी, बिजली आपने देनी नहीं है लेकिन आपको पेमेंट जो है वो हर साल या आपको हर सूरत में करनी ही करनी है पाकिस्तान को, इसकी मद में, इन एग्रीमेंट्स की मद में। तो नहीं समझते कि जो अब एक्शन लिया गया हुकूमत की जानिब से ये बहुत अच्छा इकदाम है? IPPs के मुआहदे जो हैं वो एक बार रिवाइज होने चाहिए, पता चलना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान ने पहले भी रिकॉर्ड एक्ट के ऊपर इस तरह की बात की थी और उसमें फिर हमें इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन में लेके गए या इंटरनेशनल कोर्ट्स में लेके गए, तो उसमें पाकिस्तान कामयाब नहीं हो सकता। ठीक है, बड़ा केयरफुली हमें करना चाहिए। इकदाम मेरे ख्याल में अगर गलत हुए थे मायदे तो फिर बिल्कुल आपका हक बनता है कि आप इनको रिवाइज भी करें, बल्कि पेनल्टीज भी लगाएं। लेकिन अगर मायदे में ये आप प्रूव नहीं कर सकते कि किसी किस्म की गलतकारी हुई है तो फिर करना जरा मुश्किल काम है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक IPP के मालिक ने तो ये भी कहा है कि आप हुकूमत जो 55 अरब रुपए अदा करे और ना सिर्फ मुआहिदा ख़त्म कर देंगे बल्कि हुकूमत को प्लांट भी उनके हवाले कर देंगे, जिसके ऊपर हुकूमत ने कहा है कि ना तो हम कोई इजाफी 1 रुपया भी देंगे और ना ही हमें ये पावर प्लांट चाहिए, ये भी आप अपने पास रखें। तो क्या इस वक्त अगर इस तरह के मुआहिदे ख़त्म हो जाते हैं तो जो IPPs के मालिकान हैं उनको तो नुकसान होगा ही होगा, तो क्या वो ये भी इस सूरत हाल में भी आ सकते हैं कि वो मुआहिदे अपने जो IPPs कंपनियाँ हैं जो वो भी बेचने पर आ जाएँ? देखिए, इसमें जो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो अगर तो ये ओवर इनवॉइसिंग हुई है, ओवर इनवॉइसिंग का मतलब है कि जितने की उसकी असल कीमत थी उससे ज्यादा कीमत लगाई गई और आपने बीच में इक्विटी इन्वेस्टमेंट जो है वो है ही नहीं है, तो फिर तो सब कुछ कर सकती है। फिर तो हुकूमत अगर ये प्रूव कर दे कि इनकी इक्विटी है ही नहीं थी और इनकी जो पेमेंट्स हैं वो ऑलरेडी हो चुकी हैं जितनी होनी थी, तो फिर हुकूमत। तो डॉक्टर साहब, जिस तरह से वार्निंग दी गई है IPPs मालिकान को कि अगर उन्होंने ये मुआहिदे रज़ाकाराना तौर पर ख़त्म ना किए तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और फिर उसके ज़िम्मेदार वो खुद होंगे और उनके ऑडिट भी शुरू हो सकते हैं, तो क्या नहीं समझते कि इस ऑडिट से बचने के लिए ये मुआहिदे ख़त्म कर दिए जाएंगे IPP मालिकान की जानिब से? जी, इसमें यही है कि ऑडिट जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का होना चाहिए और ऑडिट ये देखना चाहिए कि इसमें क्या क्या गलत बयानी की गई है और कौन सा जो बिल्कुल ठीक है सर, कॉस्ट जितनी भी कॉस्ट हैं वो अगर ओवरस्टेट की गई हैं तो फिर तो IPPs को ये पे करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है सर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ये तमाम तर तहकीकात होनी चाहिए कि कहाँ पर ये मुआहिदे गलत किए गए, सही किए गए। बहुत शुक्रिया, डॉक्टर सलमान शाह साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से वो अपनी राय कर रहे थे। यहाँ पर हम एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन आप कहीं मत जाएगा। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम आपको बताएंगे कि चेहरे की मौसर देखभाल कैसे की जा सकती है और अपने आप को खूबसूरत कैसे रखा जा सकता है, कौन कौन सी ट्रीटमेंट्स हैं जो आपको करवानी चाहिए और कौन सी नहीं करवानी चाहिए। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे और आपकी सुबह अच्छी गुजरी होगी इसकी भी उम्मीद जाहिर करते हैं। जनाब, हिंदू इंतहा पसंद जो हैं वो एक बार फिर उन्होंने अपनी जो चालें हैं वो चलनी शुरू की हुई हैं। राज ठाकरे, उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की महाराष्ट्र में नुमाइश रोकने की धमकी दे दी है। ये पाकिस्तानी सुपरस्टार फवाद खान और पाकिस्तानी ब्लॉकबस्टर फिल्म द लेजेंड ऑफ मौला जट की महाराष्ट्र में रिलीज़ थी, जिस पर एतराज़ करते हुए राज ठाकरे ने ये ट्वीट किया है कि वो इस फिल्म को रिलीज़ नहीं होने देंगे।
अब वो रिलीज़ क्यों नहीं होने दे रहे। दिल्ली के ये थिएटर और फिल्म अदाकार इमरान जाहिद जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान सकाफती ताल्लुकात को बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं, उनको भी ये धमकी दी गई है और वो इस धमकी पर हैरान भी हैं। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि फ़िल्म के हिंदुस्तानी थिएटर्स में डिस्ट्रीब्यूटर्स ने वाजे कर दिया है कि ये फ़िल्म सिर्फ पंजाब में रिलीज़ हो रही है, तो फिर ये धमकी देने का क्या मकसद है? क्योंकि ये उन्होंने महाराष्ट्र में धमकी दी है कि महाराष्ट्र के वो सिनेमा घरों में ये मूवी रिलीज़ नहीं होने देंगे। बहरहाल ये उन्होंने क्यों कहा है, ये हमारे साथ भारतीय सहाफ़ी मौजूद हैं, मेहमान हमारी सिमरन कौर साहिबा, उन्हीं से जान लेते हैं। वेलकम टू शो सिमरन कौर साहिबा, कैसी हैं आप? जी बिल्कुल बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। सिमरन कौर साहिबा, आपने भी देखा होगा किस तरह से ये कहा गया है सरबराह राजा ठाकुरे की जानिब से कि हम महाराष्ट्र में ये फ़िल्म रिलीज़ नहीं होने देंगे। फ़न का तो कोई शहर कोई मुल्क नहीं होता, वो तो सबके लिए होता है और पाकिस्तान में तो भारतीय फ़िल्में बहुत ज़ौक़ और शौक़ से देखी जाती हैं, फिर वहाँ पर उन्हें क्या एतराज़ है इस फिल्म के रिलीज़ होने पर? जी बिल्कुल, देखिए ये उनकी निजी वजह या निजी मसला हो सकता है कि उन्होंने क्यों इस फिल्म की रिलीज जो मुंबई में या महाराष्ट्र में होने पर एतराज जताया है। लेकिन अगर मैं बाकी रीजन्स की बात करूं, क्योंकि मौला जट फिल्म जो है वो पंजाबी भाषा की फिल्म है और पंजाब में ये फिल्म जरूर रिलीज होगी। और जिस तरीके से मैं देख पा रही हूँ कि पंजाब के जो सिनेमा लवर्स हैं, जो फैंस हैं, उनमें बहुत ज्यादा क्रेज है इस फिल्म के रिलीज होने का। क्योंकि देखा जाए तो हमारे जो पंजाबी आर्टिस्ट हैं, जो पंजाब से आते हैं, बेशक वो दिलजीत हो या फिर हरगुन मेहता हो, उनकी पॉपुलैरिटी आपके यहाँ बहुत है। और आपके जो आर्टिस्ट है, स्पेशली अगर फवाद खान की मैं बात करूँ, ही हैज ऑलरेडी डन अ कपल ऑफ मूवीज इन बॉलीवुड एज वेल, तो उनकी फैन फॉलोइंग यहाँ पर बहुत है। और स्पेशली ये पंजाबी मूवी है, शायद इसलिए महाराष्ट्र में इसके रिलीज होने या ना होने से इतना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मूवी जो है वो एक पर्टिकुलर ऑडियंस के लिए है, दैट्स अ रीजनल मूवी। और जिस रीजनल लैंग्वेज में ये मूवी बनी है उस रीजन में ये रिलीज हो रही है, वहां पर कोई पाबंदी नहीं है। पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। तो सिमरन कौर साहिबा, ये नहीं समझती कि ये एक बड़ा इंतहा पसंदाना अनाउंसमेंट है या एक धमकी है जिससे हिंदू मुस्लिम में एक इंतहा पसंदी सी जन्म लेती है, दहशतगर्दी सी जन्म लेती है? इस तरह की वाक़यात में इस तरह की बातों से गुरेज करना चाहिए। एंटरटेनमेंट, जैसे हम बात करते हैं फ़न, ये फ़नकार या फ़न, ये तो दोनों ममालिक के सांझे हैं ना। हम भी बड़ी मोहब्बत रखते हैं इंडियन तमाम जो अदाकार हैं उनसे, अदाकाराओं से, तो इसी तरह पाकिस्तान के अदाकाराओं से भी बहुत मोहब्बत रखी जाती है वहाँ पर, जिस तरह से आपने कहा भी। जी बिल्कुल, लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम का ऐसा कोई मसला मुझे लगता नहीं है। फिर मैं ये कहूंगी कि एक रीजनल लैंग्वेज की फिल्म है और इसलिए महाराष्ट्र में या किसी और स्टेट में इसके रिलीज होने या होने से ना होने से इतना फर्क मुझे लगता नहीं है पड़ना चाहिए। रही बात ठाकरे साहब की, तो जिस तरीके से उन्होंने लगता है अपने बयान में उन्होंने कहा कि वो जब तक टेररिज्म का हल नहीं निकल आता दोनों देशों के बीच में, तब तक वो बिजनेस अगर हम लोग पाकिस्तान को दे तो वो शायद सही नहीं होगा। और ठीक है, ये उनका बयान है, ये उनका विचार है, लेट इट बी। बट अगर हम फिल्म के लिहाज से बात करें तो फिल्म पंजाब में रिलीज हो रही है एंड पीपल आर ईगरली वेटिंग फॉर दैट। तो सिमरन, आपने ये मूवी की कुछ झलकियाँ देखी हो, इस मूवी के बारे में, इसके बैकग्राउंड के बारे में आप कुछ जानती हो? क्योंकि ये एक पाकिस्तानी कल्चर के बारे में बनी हुई मूवी है और एक बहुत पुरानी मूवी का ये रीमेक बनाया गया है। आपकी नज़र से इसकी कुछ झलकियाँ गुजरी हो? जी बिल्कुल, मैंने बहुत इसके ट्रेलर्स देखे हैं, रिव्यूज देखे हैं और फवाद के इंटरव्यूज और आपकी जो हीरोइन है उनके इंटरव्यूज, सबके मैंने देखे हैं इंटरव्यूज। एंड नॉट ओनली पाकिस्तानी कल्चर बट ये फिल्म मुझे लगता है पंजाबी कल्चर ज्यादा डिपिक्ट करती है, इसीलिए शायद लोग बहुत इंतजार कर रहे हैं। पुरानी फिल्म का आपने जिक्र किया, शायद 89 में समवेयर वो पुरानी फिल्म जो रिलीज हुई थी जिसका रीमेक बनाया गया है, वो भी अपने आप में एक कल्ट मूवी थी। दोनों देशों में वो मूवी देखी गई थी, इंडिया में भी और पंजाब में स्पेशली। और ये भी मूवी जब रिलीज हुई आपके यहाँ तो ब्लॉकबस्टर, मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी है ये अभी तक की पाकिस्तान में। ऑल ओवर द वर्ल्ड भी अच्छा बिजनेस किया है, अप्रॉक्स 300 करोड़ प्लस शायद बिजनेस किया है इस मूवी ने। तो अगर अच्छा सिनेमा है तो मुझे लगता है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। सिनेमा अच्छा है, कंटेंट अच्छा है, कंटेंट के नाम पर लोग आजकल न्यूज़ में पता नहीं क्या क्या देखते हैं। सो इफ वी आर गेटिंग अ गुड कंटेंट, सो आई थिंक वी शुड वॉच इट। तो सिमरन, आप नहीं समझती कि ये फ़न जो है ये दोनों ममालिक को मज़ीद करीब ला सकता है, रवाबत बेहतर हो सकते हैं, ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं, फ़न और फ़नकार जो हैं वो इसमें बड़ा अपना किरदार अदा कर सकते हैं? बिल्कुल, भाषा और कला, लैंग्वेज एंड आर्ट, यही दो ऐसे चैनल्स हैं जिनके जरिए बातचीत की जा सकती है, जिनके जरिए मुद्दे हल किए जा सकते हैं। तो डेफिनेटली
अगर ऐसा होता है तो अच्छी बात है। हमारी फिल्म्स आपके यहाँ बहुत पसंद की जाती है, बॉलीवुड की हो या स्पेशली पंजाबी हो। और मुझे लगता है कि अब मौला जट अगर पंजाब में रिलीज होगी, डेफिनेटली पीपल आर गोइंग टू वॉच दैट एंड लव इट। सिमरन, आपने कहा कि आपने भी इस मूवी के ट्रेलर देखे हैं, इसके अलावा कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखा हो आपने या कोई मूवी देखी हो जिसके अदाकार आपको बहुत अच्छे लगे हों, जिनकी अदाकारी आपको बड़ी अच्छी लगी हो, कोई एक नाम? बिल्कुल, आपके हानिया आमिर, आपके फिरोज खान साहब एंड माहिरा तो ऑफ कोर्स हैं ही, एंड लॉट ऑफ अदर आर्टिस्ट। मैं देखती हूँ पाकिस्तानी ड्रामे, मैं बहुत देखती हूँ। रक्स बिस्मिल देखा है मैंने, एंड व्हाट यू कॉल दैट, खुदा और मोहब्बत देखा है। हाँ, आपके बहुत सारे ड्रामे इंडिया में बहुत पॉपुलर हैं, बहुत प्यार के सदके देखा है, बहुत पॉपुलर है। पीपल रियली लव योर आर्टिस्ट है। आपके आर्टिस्ट को बहुत पसंद किया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है। मेरे भी कपल ऑफ फेवरेट्स आई है, हानिया आमिर उनमें से एक है। शी इज लाइक, मतलब वो तो आप इंडिया को दे दो। शी इज अमेजिंग, वेरी अमेजिंग। देखें, इसी तरह जो भारतीय सारे अदाकार हैं वो यहाँ पर बहुत पसंद किए जाते हैं, उन्हें बड़ी मोहब्बत मिलती है यहाँ पे और बड़ी अप्रिसिएशन मिलती है। और यही वो चीज़ है जो दोनों ममालिक को जोड़ती है, जो उनका कल्चर है और जो उनके अंदर एक मोहब्बत और यंगांगत है, वो इसको जोड़ती है। कहीं ना कहीं हम एक ही हैं। और हम जिस तरह से कल्चर की अब बात कर रही हैं कि ये मैंने बात की पाकिस्तान का कल्चर उसमें दिखाया गया, तो आपने कहा वो पंजाब का कल्चर भी है। डेफिनेटली वो हमारे यहाँ के पंजाब का और भारतीय पंजाब का कल्चर एक ही जैसा है, लोग एक ही जैसे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं। मतलब अगर अब्रॉड में आप कहीं कोई इंडियन पंजाबी एंड पाकिस्तानी पंजाबी अगर मिले आपको, यू कैन फाइंड आउट दैट वेदर ही इज एन इंडियन पंजाबी और पाकिस्तानी पंजाबी। पंजाबी इज पंजाबी एनीवेयर, वो कल्चर एक ही है, बिल्कुल एक है। खाने पीने से लेके रहन सहन तक, लैंग्वेज तक, सब एक है। ठीक ठीक ठीक, बहुत शुक्रिया। सिमरन कौर साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, भारतीय सहाफ़ी, और इस बात पर वो इज़हार ख्याल कर रही थी। और हम अपने टॉपिक की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी जो लिबास होता है वो आपकी पर्सनैलिटी का, आपकी शख्सियत का आईनादार होता है। ये हम सुनते आए हैं कि अच्छा लिबास पहनो तो आप अच्छे दिखेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ट होगा। लेकिन ये कितना ज़रूरी है कि अगर आप कहीं पर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, किसी मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या पहनना है और किस तरह का लिबास आपका होना चाहिए। और क्या ये कामयाबी की मंजिलें तय करता है कि आपका लिबास जो है वो कैसा है, आपने क्या पहन रखा है। और अगर आप हम अफसरान को देखते हैं दिगर मुख्तलिफ ममालिक के या अपने ही मुल्क के, बहुत सारे कंपनीज़ के जो अहदेदारान हैं, अफसरान हैं, उनको देखें तो उनके कपड़े कैसे होते हैं, बड़े सूटेड बूटीड, और वो हर वक्त जो है वो 3 पीस पहने हुए पेंट कोट के अंदर और बड़े सूटेड बूटीड टाई लगाए हुए होते हैं। तो क्या आपको भी इसी तरह से बाहर निकलना चाहिए? और क्या किस पोस्ट के लिए किस तरह की आप जो है वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं या किस तरह की आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो क्या लिबास आपका होना चाहिए, इस सब के ऊपर जी आज हम बात करेंगे। और हमारे साथ मौजूद हैं हामिद सईद साहब, इमेज वार्डरोब कंसल्टेंट है ये। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का, आपको वेलकम टू शो कहेंगे। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सर। सर, ये एक बड़ा ही अहम टॉपिक है, लोग ये जानना चाहते हैं कि वो कहाँ जा रहे हैं, उन्हें क्या पहनना है। बहुत सारे लोगों को ये समझ नहीं होती है कि वो मीटिंग के लिए जा रहे हैं तो क्या वेयर करें, वो किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो उन्हें क्या पहनना चाहिए, वो पेरेंट्स टीचर मीटिंग पर जा रहे हैं तो उन्हें क्या पहनना चाहिए, किसी फंक्शन पर जा रहे हैं, किसी एग्जीबिशन पर जा रहे हैं, तो ये कैसे डिसाइड होता है, किस तरह से हम ये समझेंगे कि क्या क्या पहनना और किस तरह से पहनना चाहिए, कैरी करना कितना मुश्किल होता है उस चीज़ को? सबसे पहली बात तो इसमें ये अहम बात यह है कि कुछ मैसेजेस हैं जो अपनी ड्रेसिंग से देते हैं, उन मैसेजेस को समझना चाहिए। तो आप अपनी ड्रेसिंग से 4-5 मैसेजेस आपने देने हैं, नॉन वर्बल मैसेजेस हैं। द मोमेंट यू वॉक इन, यू डिडंट से अ सिंगल वर्ड अबाउट यू, बट योर ड्रेसिंग, योर क्लोथिंग हैज स्पोकन ऑल अबाउट यू। तो पहला मैसेज जो आपने देना है वो ये है कि आप बड़े कामयाब हैं। ठीक है। अगर आप कामयाब नहीं लगते तो फिर आप क्या लगते हैं? आप कॉन्फिडेंट रहने चाहिए उससे। कामयाब एक है, फिर कॉन्फिडेंट है, कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। कामयाब और कॉन्फिडेंट में क्या? कामयाब ये है कि मतलब यू हैव ट्रैवल्ड द जर्नी, यू आर सक्सेसफुल, यू हैव यू नो reached to a certain point and you have probably made a ton of money. ठीक है। तो ये सक्सेस है। दूसरी बात ये है कि कॉन्फिडेंट का मतलब ये है कि आप जहाँ जाते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका यू नो द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ, कॉन्फिडेंस 2 चीज़ों से आता है। एक ही आता है कि यू नो आपका जो कोर कॉम्पिटेंसी है, नॉलेज है, जैसे आपके पास है, आई थिंक यू कैन टॉक टू एनीबॉडी एंड एक्सट्रैक्ट इंफॉर्मेशन आउट ऑफ देम, दैट्स योर कोर कॉम्पिटेंसी। मेरी कोर कॉम्पिटेंसी ड्रेसिंग है, तो एक कॉन्फिडेंस वहाँ से आता है। दूसरा कॉन्फिडेंस आता है द वे यू प्रेजेंट योरसेल्फ। Exactly. अच्छा, आपको भी पता है कि द डे यू हैव ए बैड हेयर डे या कुछ भी हो जाता है लिबास में, यू आर नॉट श्योर कि आज पता नहीं
जो मैंने पहना हुआ इट्स वर्किंग फॉर मी और नॉट, तो कॉन्फिडेंस शैटर करता है, डेफिनेटली शैटर करता है, रिगार्डलेस कि आपका कॉन्फिडेंस इनसाइड हाउ कॉन्फिडेंट यू आर, तो कॉन्फिडेंट लगना चाहिए। और तीसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपको पावरफुल एंड आपको लगना चाहिए कि आपके अंदर अथॉरिटी है। अगर somebody doesn't look like he has a powerful authority, तो why would I listen to them? चाहे आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं या जहाँ मीटिंग में जा रहे हैं। समटाइम आप बहुत तैयारी करके जाते हैं, आपको पता होता है कि आप एक डायरेक्टर की जॉब के लिए जा रहे हैं, आपने इतने क्वेश्चंस जो है उनके आंसर अपने माइंड में रट रखे होते हैं कि ये पूछा जा सकता है मुझसे, ये पूछा जा सकता है, लेकिन आपकी अपीयरेंस इस तरह की नहीं है, तो वो किस तरह की होनी चाहिए? क्या वार्डरोब होनी चाहिए जो पहन के इंटरव्यू? मैं आता हूँ सिर्फ एक चौथी बात और आखिरी बात यह है कि आपको ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल लगना चाहिए। अगर आप ट्रस्टवर्दी और क्रेडिबल नहीं लगते तो गेम इज़ ओवर। ओके, अच्छा, अब आपने पहनना क्या है? जैसे आप इंटरव्यू पे जा रहे हैं तो सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि आप उस कंपनी में जहाँ जा रहे हैं उसको रिसर्च करें, सीखें वहाँ ड्रेस कल्चर क्या है। ठीक है, लेकिन याद रखिए, लेट्स से वहाँ ड्रेस कल्चर बड़ा कैजुअल है, तो अब ये नहीं कि आप कैजुअल पहन के चले जाएं। यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल मेक दैट मिस्टेक कि जी वहाँ तो टी शर्ट पहन रहे हैं, जीन्स पहन रहे हैं, तो वो भी इंटरव्यू पे टी शर्ट और ट्राउजर। आई थिंक यू शुड शो रिस्पेक्ट टू द कंपनी। द ओनली वे टू शो रिस्पेक्ट इज थ्रू प्रॉपर ड्रेसिंग। क्या प्रॉपर ड्रेसिंग करके जाएं। तो लेट्स से अगर आप मैनेजमेंट पोजीशन के जा रहे हैं तो सूट इज़ ऑब्वियसली यू हैव टू वेयर सूट जिसमें 4 कलर्स हैं, बड़े प्रोमिनेंट हैं। आप ब्लैक सूट पहन सकते हैं, ब्लैक इज़ ए पावर सूट, या ब्लू सूट है, ब्लू मीन्स पावर एंड अथॉरिटी, पावर एंड अप्रोचेबिलिटी, और तीसरा है चारकोल ग्रे, और चौथा जो है वो है मीडियम ग्रे जो मैंने पहना। ये तो वो कलर्स हैं जो जेंट्स पहन सकते हैं। मेन के लिए, वुमेन के लिए भी सेम है। वुमेन भी यही कलर्स पहन जाएं? हाँ, एक्सेप्ट यू कैन वेयर रेड कलर, बट रेड इज ऑब्वियसली इट हैज अदर, बहुत लाउड कलर हो जाता है। जैसे भी आपने पहना ब्लैक है, दैट्स परफेक्ट। अच्छा, एक और चीज़ है कि हम जब गर्ल्स जाती हैं कहीं पर भी, हमें इंटरव्यू देने के लिए जाना है, तो हमें अपना हेयर स्टाइल के ऊपर बड़ा वो हमारा वो होता है फोकस कि हमारा हेयर स्टाइल अच्छा होना चाहिए, हमारा मेकअप अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं हम अपनी ड्रेसिंग को या अपने जूते क्या होने चाहिए, हम उनको इग्नोर कर जाते हैं, तो वो भी क्या मैटर करते हैं कि आप बड़े खूबसूरत लग रहे हो लेकिन आपकी ड्रेसिंग जो है वो ऐसी है, तो सामने वाला क्या देख रहा होता है? क्या वो आपके क्वेश्चंस आंसर देखेगा, आपका मेकअप और हेयर जो देखेगा, या आपका ड्रेस देखेगा? देखें, द मोमेंट यू वॉक इन, अक्सर कहा जाता है कि 80% ऑफ डिसीजन इज ऑलरेडी मेड एज सून एज यू वॉक इन, क्योंकि उन्हें आपका नाम का पता है, उन्हें पता है कि आपकी सीवी सारा उन्हें देखी हुई है। तो ऑल दे वांट टेस्ट इज, दे वांट सी इज कि भाई आप अपने आप को कैरी कैसे करते हैं द मोमेंट यू एंटर। तो उसमें आपका पूरा फुल आउटफिट है। जो जूतों की बात की आपने, वो आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपका यू मे बी कैरिंग और यू मे बी वेयरिंग अ वेरी पावरफुल ड्रेस, लेकिन अगर जूते रॉन्ग हैं तो आई थिंक दैट्स नॉट गोना वर्क। आजकल पाकिस्तान में खासतौर पर 2 पीस सूट के साथ लोग लोफर्स पहन के चले जाते हैं। आई थिंक इट्स ए ह्यूज मिस्टेक। आपने लेसअप शूज़ पहनने हैं उसके साथ। ठीक है, दैट्स द प्रॉपर वे टू डू इट। ओके, उसके साथ आप लोफर्स नहीं पहन सकते, आपको हर सूरत में लेसेस शूज़ ही बांधने हैं। अगर 2 पीस सूट पहना हुआ है तो आपको बस लेसअप और शूज़, और उसमें भी आपके ऑक्सफोर्ड के शूज़ जो आगे से ना ज़्यादा पॉइंटी होते हैं ना ज़्यादा चौड़े होते हैं, एंड दोज आर द शूज़ दैट वर्क। अच्छा, मेरे पैनल का एक क्वेश्चन है, वो जानना चाह रहे हैं मेरे प्रोड्यूसर सब कि आप ये बताएं कि अगर हमें मीटिंग के लिए जाना है तो हमें कौन सा बटन बंद करना चाहिए? उनके कोट के कोई 3-4 बटन है मेरे ख्याल में, तो वो जानना चाह रहे हैं कि पहला बटन बंद करना है, दूसरा बंद करना है, कौन सा बंद करना है तो ज़्यादा क्लासी लगेंगे, ज़्यादा स्टाइलिश लगेंगे? सबसे पहली बात यह है कि जब आप खड़े हैं ना, तो आपने ऊपर वाला बटन बंद करना है, दूसरा बटन नहीं बंद करना। आप बटन खुला भी छोड़ सकते हैं। ओके। जब बैठे तो दोनों बटन नहीं बंद नहीं होने चाहिए, क्योंकि इट्स ऑल स्ट्रेस है ना कि आप बैठे हुए हैं तो सारा। सो आई वुड से कि आपने टॉप बटन जो है वो आपने बंद करना है, और बॉटम बटन, और ये भी आपने सिर्फ खड़े होने की सूरत में टॉप बटन बंद करना है, और जब आप बैठ जाएंगे तो आपको दोनों बटन खोल देने हैं। इस बात का खास ख्याल रखना है आपने, और ये देख के आपने जो है ना कोट पहना है कि उसके 2 से 3 बटन हो। अच्छा, आपने गर्ल्स की बात की कि उनके लिए भी आपने ग्रे कहा, ब्लैक कहा। ब्लैक तो वैसे बहुत पावरफुल कलर है, आप वैसे कॉन्फिडेंट हो जाते हो आप ब्लैक कलर पहने हुए ना, आपको ये नहीं फील आती कि यार ये कलर बुरा ना लग रहा हो, ये ना हो, क्योंकि ब्लैक कलर वैसे बिल्कुल सेफ कलर है। गर्ल्स भी ब्लैक कलर पहन सकती हैं, बॉयज़ भी ब्लैक कलर बिल्कुल पहन सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट ये करूँगा इंटरव्यू के लिए ब्लैक इज़ पावर कलर ना, तो आप पावर पोजीशन में तो नहीं है ना, आप इंटरव्यू के लिए जा रही है ना, तो पावर वाले तो वो हैं जो बैठे हुए हैं जिन्होंने आप दे हैव द पेन इन देयर हैंड एंड दे गोना मेक अ डिसीजन। तो आई वुड से कि आप नेवी में चले जाएं। अच्छा, जेंट्स के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते हैं कि उनकी ड्रेसिंग कैसी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि गर्ल्स जो हैं वो इस मामले में थोड़ी सेंसिबल हैं, उन्हें पता है कि उनकी ड्रेसिंग क्या होनी चाहिए, बट जेंट्स जो है वो थोड़े कन्फ्यूज़ चल रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि उनकी टाई कितनी लंबी होनी चाहिए या शॉर्ट, क्योंकि कुछ लोग पहनते हैं बहुत छोटी टाइयाँ लेके पहनते हैं, बच्चों की टाई लगता है समटाइम पहनी हुई है, कुछ लोगों ने बहुत लंबी पहनी हुई है, कुछ बहुत टॉल हाइटेड हैं तो उनकी टाई बिल्कुल छोटी सी है। तो टाई साइज़ किस तरह से हम
समझ पाएंगे कि ये टाई जो है वो इस बंदे के लिए परफेक्ट है? टाई में 3 चीज़ें हैं। एक चीज़ तो ये है कि टाई की जो लेंथ है ना, वो जो बेल्ट का बक्कल है ना, वहाँ तक जानी चाहिए। कहाँ तक जाना? बेल्ट का बेल्ट के बक्कल बक्कल तक जानी चाहिए, ठीक है, यानी उसको टच करनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, अगर वो उससे छोटी है तो इसका मतलब है शॉर्ट है, अगर उससे लंबी है तो दैट विल आल्सो लुक वेरी। इसके भी ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं कि आप लंबी टाई का ट्रेंड चल रहा है, आप शॉर्ट टाई का? जो लेंथ, अच्छा अब विड्थ में जो है ना वो ट्रेंड चलते रहते हैं। आजकल जो है वो 2.5 इंच जो विड्थ है इसकी, जो वाइडेस्ट पार्ट है, उससे ज़्यादा 2.5 इंच में भी 2.75। लोग आपसे कंसल्ट करते हैं इस मामले में आकर के उन्हें क्या पहनना चाहिए शादी के लिए? ये ज़्यादातर जो है वो शादी ब्याह के टाइम पे ज़्यादा वो होता है लोगों को कि उनको अपनी बारात पे क्या पहने, मेहंदी पे क्या पहने या वलीमे पे क्या पहने, बड़ी कन्फ्यूजन चल रही होती है। या फिर ओवरऑल भी आपके पास लोग आते हैं कि उनको अपने ऑफिस के लिए क्या उनका? मेजॉरिटी मेरे पास बिजनेस लोग आते हैं। अच्छा। यू नो मेनी ऑफ देम डोंट हैव अ क्लू, या उनके वो बहुत सारे कपड़े हैं लेकिन दे स्टिल डोंट लुक दैट ग्रेट। बहुत महंगे कपड़े हैं, दे स्टिल डोंट लुक दैट ग्रेट। तो उसमें देखें 3-4 चीज़ें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात यह है कि कलर्स राइट होने चाहिए। कलर्स वो होने चाहिए जो आपकी कंप्लेक्शन के ऊपर, आपके आई कलर, हेयर कलर, स्किन टोन के साथ जो अच्छे लगें। एंड दोज द कलर्स यू शुड वेयर। 4 कलर्स मैंने ऑलरेडी मेंशन किए हैं। दूसरी है कि आपकी फिजिक के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। अब फिटिंग जो है आपकी फिजिक के मुताबिक होनी चाहिए। जैसे यू आर शॉर्ट, यू आर टॉल, यू आर हैवी, उसके मुताबिक आपकी फिटिंग होनी चाहिए। तीसरा, आपकी जो क्लोथिंग है आपकी पर्सनैलिटी पे सूट करनी चाहिए। जैसे आप फ्लेमबॉयंट हैं, आप लाइमलाइट में हैं, तो यू कैन वेयर लाइक लिटिल बिट मोर, आई वुड से जो मोर स्टाइल पहन सकती हैं, मोर प्रिंट्स वगैरह, या यू कैन कैरी इट। और चौथी चीज़ ये है कि आपकी प्रोफेशन के मुताबिक कपड़े होने चाहिए। आप लगें कि आप डॉक्टर हैं, आप लगें इंजीनियर हैं, आप लगें नहीं। अब अगर मैं डॉक्टर हूँ तो मैं हर वक्त ओवरकोट पहन के रखूँ कि पता लगना चाहिए मैं डॉक्टर हूँ? ना सिर्फ ओवरकोट है, ओवरकोट के अंदर भी तो है ना, वो भी तो नज़र आ रहा है ना। अगर ओवरकोट के नीचे आपने टी शर्ट पहनी है, अगर आपने पोलो पहनी है, तो ऑब्वियसली दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। तो उसके साथ अगर आप डॉक्टर हैं तो आपने ड्रेस शर्ट पहनी है, मे बी टाई है, साथ में आपके ब्लेजर है। एज के हिसाब से भी ड्रेसिंग होती है? आई वुड से एज अप्रोप्रिएट होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम यू मस्ट लुक अपडेटेड, मॉडर्न, कंटेम्प्रेरी, रिगार्डलेस ऑफ एज। जैसे अब मैं कई लोग हैं जो मतलब है मैच्योर में हैं एंड दे आर वेयरिंग अ टाई, वो इतनी चौड़ी है जैसे वो 20 साल पुरानी बिब की तरह लगती है। आई थिंक दैट लुक्स वेरी ऑफुल। तो आप जो है मॉडर्न लगें, करंट लगें और अपडेटेड लगें। ठीक है। गर्ल्स के बारे में अगर मैं बात करना चाहूँ तो गर्ल्स की ड्रेसेस में बहुत सारे कलर्स आते हैं। ये तो वो कलर्स आपने बताए जो कि बहुत कॉमन कलर्स हैं और वो हर कोई पहनता है। बहुत सारे ऐसे मुश्किल कलर्स आ जाते हैं, लाइक लाइलैक कलर है, पर्पल कलर है, रेड है, मैरून है, ग्रीन है। उन कलर्स को कैसे कैरी किया जाए, या वो कलर्स पहनने ही नहीं चाहिए? लेकिन जॉब इंटरव्यू में तो मैं कहूँगा आपको सेफ़ कलर रहने चाहिए। वो सेफ़ कलर्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और अगर आप हिजाब वगैरह पहनती हैं तो आप वाइट हिजाब कर लें, या आप उसके साथ अपना डार्क नेवी या ब्लैक हिजाब कर लें। इफ़ यू दैट, देखिए मेन चीज़ें जो आपने अवॉइड करनी है जॉब इंटरव्यू के हवाले से, वो ये है टाइट कपड़े मत पहने। इफ़ यू वेयर टाइट क्लोथ, लेट मी टेल यू द गेम इज़ ओवर फॉर यू। अच्छा, दूसरी बात है कोई सी थ्रू कपड़े मत पहने। जैसे को आपने या हाफ स्लीव पहनी हुई है, या स्लीव में से आपकी वो आर्म्स नज़र आ रहे हैं, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक। इसके अलावा प्रिंट्स मत पहनिए, बिकॉज इफ़ यू वेयर लॉट ऑफ प्रिंट्स, I always call them a printy woman, print here, print coming out of your ears. अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, प्रिंट के अंदर खो के रह जाता है। फोकस आप पे नहीं रहता, सारा फोकस प्रिंट पे चला जाता है। तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज मिस्टेक। इसके अलावा शूज़ प्रॉपर होने चाहिए, और आई वुड से ज्वेलरी मिनिमल, जैसे अभी आपने पहनी है, कुछ बहुत हैंगिंग ज्वेलरी नहीं होनी चाहिए। और आपका मेकअप जो है मॉडरेट होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेकअप, पार्लर वाला मेकअप जो है ना, जैसे कि जी वो मैं शादी से आ रही हूँ, शादी पे जा रही हूँ, आई थिंक दैट्स अ बिग नो नो। और फिर आपको जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ जाती है। मैंने इसके बाद शादी पे जाना था इस मीटिंग के बाद, या मैं शादी से आ रही हूँ, तो आप बाद में जाके तैयार हो ना। नहीं, मैं वैसे आपको बता रही हूँ कि फिर हमें जस्टिफिकेशन भी देनी पड़ सकती है कि जी मैं इस वक्त शादी से वापस आ रही हूँ, या मुझे इसके बाद शादी पे जाना है। अच्छा, शूज़ आपने कहा कि वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। लड़कियाँ या लड़के दोनों की पर्सनैलिटी में एक शूज़ बड़ा अहम किरदार अदा करते हैं। आपने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, बहुत स्टाइलिश लग रहे हैं, लेकिन आपने नीचे चप्पल पहन लिया है, आपने नीचे जहाँ पर आपको फॉर्मल शूज़ पहनने हैं, आपने वहाँ पर स्लीपर पहने हुए हैं या जॉगर्स पहन लिए हैं, तो वो भी थोड़ा बताइएगा कि कौन सी ड्रेस। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि देखें, आपने बेस्ट आउटफिट को अगर रूइन करना है तो वेयर रॉन्ग शूज विद इट, दैट्स द बेस्ट वे टू रूइन योर आउटफिट। तो जैसे मैंने कहा कि सूटिंग में, मेन सूटिंग में है कि अगर आपने 2 पीस सूट पहनते हैं तो आपके लेसअप शूज़ होने चाहिए। अगर आपने कैजुअली पहना हुआ है, जैसे आपने ब्लेजर पहना हुआ है, उसके साथ आपने कॉम्बिनेशन में पैंट पहनी हुई है, साथ में ड्रेस शर्ट पहनी हुई है, तो लोफर्स जो हैं वो बड़े अच्छे लगते हैं। लेकिन लोफर्स में वो लोफर्स नहीं होने चाहिए जिसके ऊपर बहुत कुछ वो क्लिप ऑन्स और बहुत डिज़ाइन वगैरह और उसके ऊपर सिंपल हों, सिंपल इज़ बेस्ट।
वही लोफर्स आप शलवार कमीज के साथ पहन सकते हैं। शलवार कमीज अगर आपने पहननी है इंटरव्यू पे तो आप उसे कोट के साथ पहने या उसे आप वेस्ट कोट के साथ पहने। ठीक है। ऐसी शलवार कमीज, वो वाली शलवार कमीज। वेस्ट कोट्स तो मुझे पर्सनली मैं समझती हूँ कि बहुत टिपिकल और पॉलिटिकल लुक लगती है। अगर आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है तो मुझे ऐसा फील आता है कि यार वो टिपिकल सियासतदान पहन सकते हैं, हर बंदा पहन सकता है। बिल्कुल। उसमें दूसरा पहनना कैसे है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत कॉन्ट्रास्ट करके पहनते हैं तो वो बड़ा ओल्ड फैशन है। ब्लेजर तो पहने जाते हैं ना, वो तो आप शर्ट कमीज शलवार के ऊपर, शलवार कमीज की बात, वेस्ट कोट की बात करने लगा हूँ। जैसे आपने ब्लैक के ऊपर ब्लैक वेस्ट कोट पहनी है, बिलीव इट लुक्स वेरी वेरी एलिगेंट। इसी तरह आप नेवी के ऊपर नेवी पहनी हुई है। और कट जो है उसका बड़ा इंपॉर्टेंट है। कट ये नहीं कि 20 साल पुराना कट हो, आप मॉडर्न कट में मॉडर्न कट होना एंड यू गोना लुक फैंटास्टिक। अच्छा, इमरान खान साहब की बात करते हैं ना, बानी पीटे, वो कमीज शलवार के नीचे जॉगर स्नीकर सब कुछ पहन के घूमते हैं और वो एक स्टाइल बन जाता है, फैशन बन गया वो। हमने देखा कि हर दूसरे बंदे ने कमीज शलवार के नीचे जॉगर्स वेयर किए हुए थे। वो भी थोड़ा सा बताएगा कि अब वो स्टाइल भी आएगा, वो भी स्टाइल में इनमें। मैं ये कहूँगा कि आईके इज आईके, इमरान खान जो भी करें यू नो दैट गोस। वो स्टाइल बन जाएगा। अगर आपने इमरान खान तो फिर इमरान खान बन के पहले दिखाएं and then you wear this। नहीं, ड्रेसिंग की बात हो रही है। देखें वो हम अगर ज़करबर्ग की बात कर लें तो हम तो बात करें इस वक्त पर्सनालिटी किस तरह से अच्छी लगती है और इसके साथ किसके साथ क्या वेयर करना चाहिए। टी शर्ट में भी फिरते हैं लोग, आप नीचे आपने शूज़ पहने होंगे लेसेस वाले, ऊपर आपने टी शर्ट और जीन्स पहनी होगी, तो वो तो सब चलता है। बट ये कि स्टाइल क्या है, कमीज शलवार के साथ पहनना क्या है? I would say no to that। लेकिन यह कि अगेन इमरान खान को कैरी इट, सो इट्स हिम, सो वो स्टाइल है। मुझे लगता है आप इमरान खान के बहुत बड़े हिमायती हैं, जिसके सब कह रहे हैं कि इमरान खान पहन रहे हैं तो इसका मतलब है सब दुरुस्त है। I mean, it's not only me, it's a lot of people say that। इसी तरह देखें, किसी मूवी स्टार को देख लें, आप किसी म्यूजिशियन को देख लें, वो ऑरेंज शूज़ पहन के आ जाता है, तो हम क्या ऑरेंज शूज़ पहनेंगे? I don't think so। I mean, they can carry it, they have the position, they could do that। आपने कहा कि जो आपकी पर्सनालिटी होती है वो चार चांद लगाती है, लिबास जो होता है वो आपकी पर्सनालिटी को चार चांद लगाता है, वो डिसाइड करता है कि आप उस पोजीशन के लिए डिजर्व करते हैं कि नहीं करते हैं। बट जो हम देख रहे हैं मार्क ज़करबर्ग, एक इतनी बड़ी कंपनी के हेड, वो बड़े कैजुअल फिरते हैं, टी शर्ट पहना हुआ है, ट्राउज़र पहना हुआ है, जीन्स पहने हुए, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ये लोग भी तो कामयाब लोग हैं, मतलब इनकी ड्रेसिंग अगर इतनी मैटर करती है तो ये लोग क्यों नहीं अपनी ड्रेसिंग? तो इसकी बात करते हैं ना, वो यूजुअली यू नो बाय द वे दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड वेयरएवर आई गो, मैं हमेशा कहता हूँ मार्क ज़करबर्ग मुझे फॉलो करता है। देखें, वो टी शर्ट जीन पहनता है, उससे जब पूछा गया कि वाई यू वेयर टी शर्ट जीन ऑल द टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम, तो उसने उसका जवाब दिया। हॉर्सेज माउथ से पूछें, उसने कहा कि आई वेयर टी शर्ट जीन मोस्ट ऑफ द टाइम बिकॉज आई हैव नो टाइम टू थिंक इन द मॉर्निंग कि मुझे कौन सा लिबास पहनना है, कैसे कॉम्बिनेशन करने हैं, टाई कौन सी लगानी है, शर्ट कौन सी लगानी है, सो आई गो द ईजी वे। लेकिन डज ही रियली बिलीव इन टी शर्ट एंड जीन? एंड द आंसर इज़ नो, क्योंकि इसका जवाब ये है कि आई मीन प्रूफ ये है कि यू नो फेसबुक का डेटाबेस ब्रीच हुआ एंड देन ही वाज कॉल्ड फॉर अ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जब वो कांग्रेस में गया, सेनेट में, वहाँ गया तो उस दिन उसने क्या पहना हुआ था? ही डिड नॉट वेयर टू वेयर टी शर्ट एंड जीन। उस दिन उसने इम्पैक्टेबल सूट पहना हुआ था। नहीं है जिसकी वजह से वो जो ने मिल लेते हैं। इसका एक्चुअली जवाब मैम ये है, वो ये है कि एक्चुअली जवाब ये है कि आपने जो है वो अपनी ओकेजन के हिसाब से पहनना है एंड दैट यू शुड। बिल्कुल ठीक है जी, आप ओकेजन का ख्याल रखते हुए अपनी जो वो शूटिंग कीजिए, ड्रेसिंग कीजिए और चार्मिंग और डशिंग लगी और कॉन्फिडेंट लगी है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने हमें बहुत मुफीद मशवरे दिए जो कि हमारे लिए आने वाले दिनों में अच्छे साबित होंगे। प्रोग्राम में अभी बहुत कुछ बाकी है, आपको बताएंगे कि प्लास्टिक सर्जरी आपके लिए कितनी ज़रूरी है और किस एज में करवानी चाहिए भी या नहीं करवानी चाहिए, कौन कौन से स्टार्स प्लास्टिक सर्जरी करवा चुके हैं। आप कहीं मत जाइएगा, हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। तो नाज़रीन, जिस तरह से ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि हम बात करेंगे प्लास्टिक सर्जरी पर, और इस वक्त हमारे शोबिज़ इंडस्ट्री में प्लास्टिक सर्जरी करवाने वालों का तांता बंधा रहता है, बहुत रुझान है, आम होता जा रहा है। लेकिन बॉलीवुड के साथ साथ लॉलीवुड अदाकाराओं के दरमियान भी प्लास्टिक सर्जरी जो है उसका रुझान ज़ोर पकड़ता जा रहा है। प्लास्टिक सर्जरी के ज़रिए अदाकार या अदाकाराएँ अपने चेहरे के खदुखाल को मज़ीद बेहतर बनाती हैं या बदल देती हैं। किसी की तीखी नाक है तो वो मोटी कर लेता है, मोटी है तो तीखी कर लेता है, आंखों को अपलिफ्ट किया जाता है, और फिर उसके अलावा और बहुत सारे बोटॉक्स हैं या सर्जरीज़ हैं जो करवाई जाती हैं। तो इन सब के ऊपर बात करेंगे। जदीद टेक्नोलॉजी है और इसका रुझान जो है वो अब आम लोगों पर भी पड़ना शुरू हो गया है। ये तो थी वो मारूफ अदाकाराएँ जो कि इस सर्जरी से मुस्तफ़ीद हुई हैं। अब अगर हम देखें तो हमारे घर घर में ख़वातीन इस चीज़ को डिस्कस कर रही हैं। जो इतने वसाइल रखता है वो सर्जरी की तरफ जाता है, और फिर वो प्लास्टिक सर्जरी हो या फिर बोटॉक्स हो या फिर लिपोसक्शन भी करवाए जाते हैं, टमी टक भी करवाया जाता है,
और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे लोग करवाते हैं, हमारी ख़वातीन क्या, अब तो मर्दों में भी ये फ़ैशन जो चल पड़ा है, वो भी बहुत सारे ऐसी ट्रीटमेंट्स करवाने लगे हैं अपने फेस के ऊपर। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि ये क्यों ज़रूरी हो गया है और क्यों इसका रुझान दिन ब दिन बढ़ता ही चला जा रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुफस्सिर राना साहब, प्लास्टिक सर्जन है। बहुत शुक्रिया, वेलकम टू शो सर। थैंक यू मैडम, सो नाइस ऑफ यू। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, पहले सबसे पहले यही बात कि इसका रुझान बढ़ता क्यों जा रहा है। अल्लाह ताला ने हमें बहुत खूबसूरत पैदा किया है और अगर हम देखें तो ख़वातीन वो तो कहते हैं ना कि वैसे ही बड़ी खूबसूरत होती हैं, जहाँ पे लड़की लफ्ज़ ही आ जाता है तो वो तो कहते हैं तस्वीरें कायनात में रंग भी ख़वातीन की वजह से है। तो आप नहीं समझते कि ख़वातीन को ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी प्लास्टिक सर्जरियाँ हो रही हैं, रुझान क्यों बढ़ रहा है? देखें, ज़रूरत हम हमेशा खूबसूरती में ये कहते हैं कि खूबसूरती देखने वाले की आंख में होती है। बिल्कुल। तो फिर क्या समझते हैं कि आंख देखने वाले की आंख की सर्जरी होनी चाहिए ताकि उसको अगला खूबसूरत लगे? होनी तो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर है कि जिसको खूबसूरत करना चाह रहा है वो ही खूबसूरत हो जाए। ठीक है। तो रुझान सिर्फ इस वजह से बढ़ रहा है कि हर कोई मज़ीद बेहतर से बेहतर की तरफ जाना चाहता है। तो जब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं, पहले तो प्रॉब्लम ये थी ना, हमारे पाकिस्तान में फैसिलिटीज़ ही बहुत कम थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव वेरी ट्रेंड स्पेशलिटीज़ इन ऑल दीज थिंग्स। तो अब क्योंकि अवेलेबिलिटी ज़्यादा है इसलिए लोगों का रुझान भी ज़्यादा है, इसलिए लोगों का रुझान ज़्यादा हो गया। आपने बताया कि आर्टिस्टों के अलावा अब तो आम लोग जो हैं वो भी इससे बड़ा फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी उनका रुझान भी इस तरफ आता जा रहा है। क्या क्या ऐसी सर्विसेज हैं जो आप देते हैं जो लोग अब आपसे रब्ता करते हैं कि हमें आइज़ अपनी अपलिफ्ट करानी है, शायद आईब्रोज़ अपलिफ्ट करवाए जाते हैं, लिप्स का बोटॉक्स करवाया जाता है, स्किन टाइट करवाई जाती है, तो कौन कौन से आपके पास लेकर आते हैं लोग अपने इश्यूज़? अभी भी स्टिल जहाँ तक हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फेस एक ऐसी चीज़ है जिस पे ज़्यादा लोग कंसंट्रेट कर रहे हैं। ऑल ओवर दी वर्ल्ड खैर पूरी बॉडी पे बहुत ज़्यादा लोग कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी फेस की कॉस्मेटिक्स के ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। फेस में सबसे पहले जो अभी हम जिक्र कर रहे थे कि ढलती उम्र के साथ जितने फीचर्स आ जाते हैं, जिसमें रिंकल्स वगैरह और बाकी सारी पिगमेंटेशन वगैरह इवन आ जाती हैं, उन सारी चीज़ों की बेहतरी के लिए लोग जो है वो अब कोशिश कर रहे हैं। जिसमें जिस तरह आपने बोटॉक्स का जिक्र किया है वो रिंकल्स के लिए है, इसी तरह ये फिलर्स हम एक मटेरियल यूज़ करते हैं वो हैं, और जब सर्जरी की बात करते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है उसको हम नोज़ रीशेपिंग या राइनोप्लास्टी अपनी ज़ुबान में कहते हैं। वो बहुत राइनोप्लास्टी, जी, नाक की सर्जरी को बेसिकली हम अपनी टर्मिनोलॉजी में, मेडिकल टर्मिनोलॉजी में राइनोप्लास्टी। ओके, अच्छा, नाक जो है वो उसको सीधा करते हैं या उसको शेप अप करने के लिए तीखा बनाते हैं, क्या करते हैं आप? इसमें जो है वो डिस्कशन बड़ी ज़रूरी होती है क्लाइंट के। अच्छा, ठीक है। क्योंकि क्लाइंट चाह क्या रहा है? जी, चाह क्या रहा है, क्योंकि देखें हो सकता है मुझे जो नाक पसंद हो वो आपको ना पसंद हो, और एक फेस के मुताबिक आइडियल नोज़ बहुत डिफ़िकल्ट कई दफ़ा हो जाता है। तो इसलिए क्लाइंट के साथ प्री हैंड डिस्कशन बड़ी ज़रूरी होती है कि वो किस हद तक उसमें बेहतरी चाह रहा है और प्रैक्टिकली किस हद तक पॉसिबल। अल्लाह ताला ने कहते हैं ना कि बड़ी फुर्सत से हर एक को बनाया होता है और उसको बेहतर पता होता है। हर एक का आप देखें फीचर्स डिफरेंट होते हैं, किसी से मैच नहीं खाते हैं, और आप अपना फेस स्कैन करते हैं किसी और के साथ स्कैन नहीं हो पाता, आपके फीचर्स इतने डिफरेंट होते हैं। हर अल्लाह ताला ने हर बंदे को बनाया तो इंसान है, हर खातून या हर मर्द, लेकिन हर वो अज़ा उनका डिफरेंट है दूसरे से। हम उसके अंदर छेड़खानी जब करते हैं तो क्या ज़ाविये बदल भी जाते हैं, कभी कभी ख़राब भी हो जाती हैं ये सर्जरियाँ? बात यही इंपॉर्टेंट होती है कि एज ए सर्जन करने वाले को पता होना चाहिए कि व्हाट आर द लिमिट्स ऑफ द प्रोसीजर। कि अगर मैं इससे ज़्यादा करने की कोशिश करूँगा तो डेफिनेटली टिश्यू का रिस्पांस इस तरह का होगा दैट इट कैन गो रॉन्ग। तो ये करने वाले को और करवाने वालों की, ये दोनों की ही डिस्कशन इस पर बहुत ज़रूरी होती है। ठीक हो गया। आपने कहा कि अब तो जेंट्स भी इस तरफ आ रहे हैं, उनका रुझान भी बढ़ता चला जा रहा है, वो क्या क्या ट्रीटमेंट्स करवाते हैं? फेस की वो भी करवाते हैं या वो सिर्फ बाल लगवाना और ये काम करवाते हैं? मज़े की बात यह है कि आजकल हेयर ट्रांसप्लांट तो करवा ही रहे हैं, इसके अलावा वो फेस की बाकी भी जो ट्रीटमेंट्स थी ना, जिसमें तो जेंट्स क्या करवाते होंगे? वो भी बोटॉक्स करवाते होंगे? एंटी एजिंग सारे प्रोसीजर्स आप वो भी करवाते हैं। वो कहते हैं अब डेफिनेटली आप ख़वातीन के लिए इतना कुछ करते हैं तो हमारे लिए भी तो कुछ करें। अब ये दौड़ जो है वो शुरू हो गई है ख़वातीन और मर्दों में कि अगर ख़वातीन खूबसूरत बन रही हैं तो हमें भी सैलून्स में टाइम स्पेंड करना है, हमें भी खूबसूरत बनना है। इससे पहले हम देखें मर्द हजरात जो सिर्फ बाल कटवाने के लिए सैलून जाया करते थे, और अब जो है वो अपने मैनी पेडी भी करवा रहे हैं, मसाज ले रहे हैं, क्लेंजिंग करवा रहे हैं, हेयर डाई ले रहे हैं, सब कुछ करवा रहे हैं। तो फिर वो कॉस्मेटिक्स में पीछे कैसे रह सकते हैं? जाहिर है वो भी वो इन तमाम फैसिलिटीज से ज़रूर इंजॉय करेंगे, उन्हें बल्कि आपके नॉलेज में इजाफा करें। अब तो ऐसे होता है कि कई कपल्स हमारे पास इकट्ठे आ जाते हैं मियां बीवी,
पता चला कि जी वाइफ ने कहा कि आप भी मेरे साथ चलें, आप भी कुछ अपने चेहरे को बेहतर करवाएं। ठीक अच्छा। है, तो वो जो है वो फिर हम उनके लिए जो है वो स्पेशल डिस्काउंट ऑफर्स भी फिर करते हैं कपल को आप Couples के डिस्काउंट लिए। ऑफर जी बिल्कुल ताकि ऐसे ही। क्लाइंट, ये तो क्लाइंट को लाने वाली बात है बिल्कुल ना ऐसे ही। कि एक से दो बेहतर आप आएं और आप साथ हस्बैंड को भी लेकर आएं तो हम आपको डिस्काउंट रेट देंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, ये जो हम देखते हैं कि YouTube के ऊपर या फिर डिफरेंट ऐप्स के ऊपर हमें डिफरेंट तरीके मिलते हैं कि आप स्किन के ऊपर अगर आप ये मास्क लगाते हैं तो आपकी स्किन टाइटन हो जाती है, आप ये यूज़ करते हैं तो आपकी स्किन टाइटन हो जाती है, आप ये खाएंगे तो आपके स्किन के ऊपर से जो झुर्रियाँ हैं, जो डार्क स्पॉट्स बन गए हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये कितने कारआमद साबित होते हैं ये टोटके, या फिर नई सर्जरी ही करवानी चाहिए? असल में प्रैक्टिकल क्या है चीज़ ज़्यादा? इंपॉर्टेंट होती है कि आपकी इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, ठीक है। क्योंकि हर एक की स्किन डिफरेंट है, उसका टेक्सचर डिफरेंट है, उसका रिस्पॉन्स डिफरेंट है। अब देखिए ना, हर टोटका हर एक पे नहीं काम कर रहा होता, तो इसलिए हम हमेशा क्यों बात करते हैं कि हर फील्ड में एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसे है। इसलिए इस फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, यू हैव टू ऑलवेज डिस्कस विद देम। तो उसमें फिर आप डिसाइड करते हैं कि आया इनके लिए नॉन सर्जिकल चीज़ें बेहतर हैं या इनके लिए सर्जिकल चीज़ें बेहतर हैं। बिल्कुल ठीक। ऑप्शंस दोनों ही अवेलेबल होती हैं। अच्छा, मैं ना इसको सर्च कर रही थी क्योंकि जब हमारे पास टॉपिक आया तो मैं उसको सर्च कर रही थी अब तक कितने लोगों ने सर्जरीज करवाई हैं और पाकिस्तान के अंदर और कितनी सक्सेसफुल रही हैं। तो उसके अंदर मुझे रेशो मिली जिनकी सक्सेसफुल नहीं रही हैं, जो इस सर्जरी से नाला नज़र आए कि मेरा तो नक्शा ही बिगाड़ दिया, मैं इससे पहले ज़्यादा बेहतर था, मुझे ट्रीटमेंट करवाने का कोई फ़ायदा नहीं मिला, बल्कि मेरी स्किन डार्क होने लग गई है कुछ टाइम के बाद। तो क्या ऐसा भी है, ऐसे भी होता है? बिल्कुल ऐसे है। उसकी प्रैक्टिकली कई रीज़न्स होती हैं। एक तो रीज़न्स उनकी अपना सर्जन के साथ इंटरेक्शन है कि उनकी जो लिमिटेड अप्रोच थी वो किस हद तक बेहतर रही है। ठीक है। दूसरी, हमारे यहाँ ना कुछ चीज़ें एनवायरमेंटल बड़ी एडअप हो जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। मतलब हमारा हॉट वेदर, ठीक है, सन एक्सपोजर हमारा Yes, बहुत ज़्यादा है बहुत ज़्यादा और वो भी बहुत हार्ड सन है यहाँ पर, तो जी। गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। वो सारी चीज़ें फिर एडअप करती हैं आपके स्किन के रिस्पॉन्स में। बिल्कुल ठीक। दूसरी, हमारी यहाँ पे जो एशियन स्किन है ना, वो रिलेटिवली थिक स्किन है। ठीक है। मतलब एक नोज़ जो यूरोपियन अपनी ठीक करवाता है थिन स्किन के साथ, उसमें फीचर्स, करेक्टेड फीचर्स ज़्यादा प्रोमिनेंट नज़र आते हैं। हमारी जो थिक स्किन है उसमें जितना मर्जी आप करेक्शन कर लें, कई दफ़ा उस लेवल तक उसको बेहतर नज़र नहीं आ पाती। ठीक है। ये चीज़ भी हम लोग ज़रूर क्लाइंट को समझाते हैं कि आपकी स्किन का रिस्पॉन्स किस तरह का होगा फ्यूचर के अंदर। ठीक है। तो ये एक्सपर्ट्स का होना भी बहुत ज़रूरी Yes, है कि आप जिससे course. ट्रीटमेंट करवा रहे हैं उनका एक्सपर्ट होना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया है डॉक्टर मुफस्सिर राना साहब आपका, आपने जो हमें कीमती राय दी हैं वो मेरे ख्याल में हम लोग ज़रूर उस पर अमल पैरा होंगे और एक्सपर्ट्स से राय लेंगे कि हमें कौन कौन सी सर्जरीज करवानी चाहिए और किस तरह से हम मज़ीद खूबसूरत हो सकते हैं। और जो हमारे देखने वाले नाजरीन हैं, वो मर्द हैं या ख़वातीन, तो वो पहले एक्सपर्ट्स को देखें, उनसे राय लें और उसके बाद अगर आप अपनी स्किन में कोई चेंजिंग्स करवाना चाहते हैं तो ज़रूर करवाएं, लेकिन मोहतात रहें क्योंकि आजकल बहुत सारे केसेस ख़राब भी हो रहे हैं। बजाय से कि आप खूबसूरत हो, बदसूरत भी हो सकते हैं, तो इसलिए मोहतात रहें। मैं कुछ आगे बढ़ूंगी और बात करूंगी कि स्किन को वैसे किस तरह से खूबसूरत रखा जा सकता है, बहुत सारे मसाइल से अपनी स्किन को कैसे बचाया जा सकता है। क्योंकि ये टॉपिक इसी से रिलेट करता था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर लिया जाए कि चेहरे की मॉइस्चर देखभाल जो है वो किस तरह से की जा सकती है। महंगे ब्यूटी पार्लर ट्रीटमेंट्स और इनके अलावा भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं और वो तरीका है आइसिंग का। आइसिंग नहायत ही कारआमद है जिल्द की देखभाल के लिए और जिल्द को तरोताज़ा रखने के लिए। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आइसिंग जो है वो करनी शुरू करें अपने फेस के ऊपर। आप 1-2 क्यूब्स पकड़ें और उनको अपने फेस के ऊपर रब करें। और ये एक रिसर्च है कि जी ख़वातीन अगर बाकायदगी से जिल्द पर बर्फ़ लगाना शुरू कर दें तो उन्हें ना सिर्फ कई मसाइल से छुटकारा मिल सकता है बल्कि उनकी जिल्द जो है वो टाइटन हो जाती है, नरम मुलायम हो जाती है, तरोताज़ा हो जाती है। तो आप भी करके देखें, क्योंकि अगर इसका कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा तो कम से कम नुकसान भी नहीं मिलेगा। बर्फ़ जो है वो जिल्द के मसामों को टाइट करती है और इसके ऊपर एक बैरियर बना देती है और इस बैरियर के बाद जो आप मेकअप करते हैं वो जिल्द के मसामों के अंदर सरायत करने से उसको रोकता है। अगर चेहरे पर बर्फ़ लगाई जाए तो इसके जिल्द पर बहुत ही मुस्बत असरात मुरतब होते हैं और यही वजह है कि ब्यूटिशियन इस तरीके को ज़रूर आजमाती हैं। ब्यूटिशियन भी आपका मेकअप करने से पहले, अब तो आपने देखा होगा बहुत सारे जो लोग हैं वो एक आइस बाउल लेते हैं और उसके अंदर अपने फेस को डिप करते हैं थोड़ी देर के लिए और उसके बाद वो मेकअप करते हैं ताकि उनकी स्किन जो है और उसके बाद ग्लो करे, फ्लॉलेस लगे। तो आप भी इस तरीके को ज़रूर आजमाइएगा और हमें फिर ज़रूर बताइएगा। हम यहाँ पर एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, लेकिन जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो आपसे मुलाकात करवाएंगे एक मुसव्विर की जो कि पेंसिल आर्ट करता है। तो कहीं मत जाइएगा, स्टे विद अस।
सनम हो तो ये मट्टी बड़ी जरहेज है साकी। वेलकम टू शो। नाजरीन, आपको मैं बता रही थी कि आपको मिलवाने जा रही हूँ मैं एक ऐसे मुसव्विर से जो अपनी पेंसिल की नोक से बहुत ही खूबसूरत फन पारे बनाते हैं और बहुत सारे तकरीबन उन्होंने बहुत सारे लोगों के अब तक जो स्केचेस बनाए हैं ये 50 से ज़ायद हैं। मारूफ शख्सियात हैं जिनके उन्होंने स्केचेस बनाए हैं, जिनके फन पारे तस्वीरें उन्होंने बनाई हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अदील अहमद। वेलकम टू शो अदील अहमद। और हम अपनी स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं आपके फन पारे, बहुत खूबसूरत काम कर रहे हैं आप। कहाँ से सीखा आपने, सबसे पहले ये बताएं। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। ये मैंने कहीं से सीखा नहीं है, गॉड गिफ्टेड है। अच्छा, ये खुदादाद सलाहियत है आपकी। जी बिल्कुल। अच्छा, शुरू से ही बचपन से ही आप ये स्केचिंग कर रहे थे, पेंसिल से आप आर्ट बना रहे थे? नहीं, बचपन से नहीं। 2020 में मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया था। अच्छा। तो बचपन से मैं तो बेसिक जो आर्ट होती है उसको मैं करता था, लेकिन जो प्रोफेशनल स्केचिंग है ये मैंने 2020 में स्टार्ट की थी। अच्छा, बड़े बड़े आर्टिस्ट इसको सालों लगा देते हैं सीखने में और फिर उनके हाथ में इतनी परफेक्शन आती है। हम देख रहे हैं ये शान साहब का पड़ा हुआ जो पोर्ट्रेट, ये ऐसे लग रहा है जैसे बिल्कुल वो सामने बैठे हुए हैं। उधर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो भी बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे हमारे सामने बैठे हुए हैं। आपने इतनी परफेक्शन दिखाई है और बगैर किसी सिखाने वाले के या किसी उस्ताद के कैसे मुमकिन हो गया? क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था तब मुझे कोई टूल्स और टेक्निक का नहीं पता था। अच्छा। तो मैंने इसके ऊपर प्रैक्टिस की काफ़ी ज़्यादा। तो जैसे ही मैं इसके ऊपर वक्त लगाता था, टाइम इन्वेस्ट करता था, तो स्टार्टिंग में तो बाय मिस्टेक काफ़ी ज़्यादा होती थी, लेकिन उसको कवर करना, उस चीज़ों को देखना, तो खुद ही उसको ऑब्जर्व करके लर्न करना, तो फिर मैंने इसको एक इस तरह की मिस्टेक्स हो जाती थी, आंखें मोटी हो जाती थी, लिप्स छोटे हो जाते थे, बंदा पहचानना नहीं जाता था, इस तरह की? जी, सबसे पहले जो बनता है उसकी आउटलाइन क्रिएट की जाती है। Okay. तो आउटलाइन में अगर मिस्टेक हो जाए तो नेक्स्ट फेज सारा फेज सारा ख़राब हो जाता है। तो आउटलाइन में मिस्टेक होती थी, सबसे पहले उसको कवर किया जाता है, क्योंकि आउटलाइन अगर बेहतरीन बन गई है तो आगे वाला फेज़ ईजी हो जाता है। क्योंकि ये स्केच जो बनता है ये लेयर बाय लेयर बनता है, हर एक लेयर के ऊपर काम किया जाता है, लाइट से डार्क की तरफ हम कन्वर्ट करते हैं इसको। ठीक है। कभी किसी ने फरमाइश करके भी आपसे स्केच बनवाया है या फिर आपने कहीं ये स्केचेस रखे भी हैं आपने किसी एग्जीबिशन में या कहीं पर, या फिर सिर्फ अपनी ज़ात के लिए आप बनाते जा रहे हैं? मैं तो स्टार्टिंग में तो पर्सनालिटीज़ को ही बना के दे रहा था, पर्सनालिटीज़ के ही स्केच बना के उन्हें प्रेजेंट करता था। लेकिन अभी भी कुछ फेज़ ऐसा है जिसमें मैं कमीशन वर्क पे भी काम करता हूँ। Okay. लोग ऑर्डर देते हैं, उसके ऊपर भी काम करता हूँ। जो दूसरी आपने बात पूछी कि क्या इसकी डिस्प्ले वगैरह, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर मैंने सोलो में अपनी एग्जीबिशंस की हुई हैं। जो भी आर्ट में करता था वो जैसे कि कोई कॉलेजेस हो गए, यूनिवर्सिटीज़ होगी, वहाँ पे मैंने इसकी सोलो एग्जीबिशंस की हुई हैं। फ़ाइन आर्ट के कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में तो आपको बाकायदा बुलाया जाता होगा क्योंकि इस तरह का आर्ट स्टूडेंट चाहते हैं और वो बहुत अरसा लगा कर भी इस तरह की महारत नहीं सीख पाते हैं। और आपने बगैर बताया कि किसी उस्ताद के आपने ये सीखा है, आपकी खुदादाद सलाहियतें हैं, निखारना तो पड़ता है इनको। प्रैक्टिस करते हैं, क्या करते हैं और कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं बच्चों को भी सिखाने के लिए? जी बिल्कुल, मैं इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। कम से कम मैं एक दिन में 2 घंटे लाजमी आर्ट को टाइम देता हूँ। अच्छा। दूसरा ये कि बच्चों के अंदर ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ने ना हर इंसान के अंदर स्किल्स डाल के उसे इस रूहे ज़मीन पे भेजा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों के अंदर ये स्किल्स मेजॉरिटी मौजूद होती है आर्ट की। तो मैं अपना एक कोर्स भी मैं लॉन्च किया हुआ है ऑब्जेक्ट आर्ट एंड स्केचिंग का, जो मैं बच्चों को सिखाता हूँ। उसमें बेसिक ऑब्जेक्ट आर्ट से लेकर स्केचिंग की तरफ। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं और अच्छा इम्पैक्ट देते हैं मार्केट में। अच्छा, आपने बताया कि आपने इंस्टीट्यूट बनाई हुई है, कितने टाइम में वो इंस्टीट्यूट बच्चों को सिखा देती है? कितने टाइम का कोर्स है वो जो मुकम्मल करने से बच्चा बिल्कुल इतनी परफेक्शन से ही पोर्ट्रेट बना सकता है? अभी तो जो कोर्स है वो 3 मंथ का है। वो 3 मंथ के कोर्स के अंदर वो ऑब्जेक्ट आर्ट्स की तरफ से स्टार्ट होते हैं, क्योंकि उन्हें अभी नहीं पता होता चीज़ों का। तो ऑब्जेक्ट आर्ट से मैं उनको स्टार्ट करता हूँ और फिर मैं स्केचिंग की तरफ लेकर आता हूँ। तो अभी वो इतनी प्रोफेशनल स्केचिंग तो नहीं कर पा रहे, लेकिन एक लेवल तक। हाँ जी। तो उनकी एग्जीबिशंस भी मैंने करवाई हुई हैं, तो उनको सर्टिफिकेशंस वगैरह भी मिलती हैं। मतलब कि वो एक अच्छे लेवल पे काम करेंगे इंशाल्लाह। अभी एक बैच गुजरा है तो दूसरा बैच आ जाएगा, फिर उनकी आपस में कोलैबोरेशन करवा दी जाएगी, तो वो एक लेवल पे मिलके डोमेन्स के ऊपर काम करना स्टार्ट कर देंगे। ज़बरदस्त। आपने कहा कि आप लोगों को पहले बनाकर जो मारूफ शख्सियात हैं उनको उनके स्केचेस
स्केचेस बनाकर गिफ्ट भी किया करते थे। कभी किसी को आपने गिफ्ट किया हो, अप्रिसिएशन उन्होंने दी हो, ज़ाहिर है पसंद किया जाता है, पोर्ट्रेट आप किसी का बना कर लेकर जाते हैं, वो भी थोड़ा सा कुछ शेयर कीजिए। बिल्कुल, मैंने पाकिस्तान की काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ को ये ख़ास जिसका आप नाम करना चाहें। जो अभी रिसेंटली मैंने प्रेजेंट किया वो एक्स गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब को गवर्नर हाउस में मैंने प्रेजेंट किया है। काफ़ी ज़्यादा जो उससे पहले गवर्नर थे उन्हें भी मैंने प्रेजेंट किया है। आरिफ लहार साहब को प्रेजेंट करना मेरे लिए बड़ा अच्छा था। कासिम अली शाह साहब को, इफ्तिखार ठाकुर साहब को, जवाद अहमद साहब को, इब्रारुल हक को, काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ जिसके आपने सबको इतनी परफेक्शन के साथ जो है वो कैनवस पे उतारा, जैसे हम ये इनकी तस्वीर देख रहे हैं या वो तस्वीर देख रहे हैं। जी बिल्कुल, ज़बरदस्त। इसी तरह से जो है वो काम करते रहिए और अपने मुल्क और कौम का अपना नाम रोशन करते रहिए, अपने वालिदैन का नाम रोशन करते रहिए। जिस तरह से आपने एक बीड़ा उठाया बहुत सारे लोगों को एजुकेट करने का, सिखाने का, ये भी एक बहुत बड़ा कदम है। अल्लाह ताला आपको इसमें कामयाबी अता करे। बहुत शुक्रिया आप यहाँ पर आए हैं अदील। अल्लाह ताला आपको इसी तरह से कामयाबियाँ दे। और नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।